दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं अदर लॉस का एकदम जबरदस्त वाली चीज है। मैं आपको बता दूं ये हमारा रेगुलर सेशन है, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर सेशन, डिटेल सेशन हमारा चल रहा है। नवंबर 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए पूरा सेशन चल रहा है, तो मजा आने वाला है इस चीज के अंदर। काफी चीजों को हम लोग देखेंगे और बढ़िया तरीके से जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। डिटेल में सारी चीजें होने वाली है, बढ़िया तरीके से पूरे कंसेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त हमारे, चलिए फटाफट अब शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो अभी देखो आज के सुबह के सेशन के अंदर हमने क्या कर दिया था। आज सुबह हमने ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जिसका मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली ये। मतलब यहाँ पे किसी देखो जैसे अगर व्यक्ति साइन करता है, सब कुछ चीजें करता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है, जैसे अमाउंट नहीं डालेगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ छुटपुट चीजें जो होती है ना वो छूट जाती है। और उस चक्कर में ये क्या होता है यहाँ पे, उस चक्कर में ये ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है, या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट हम लोग उस चीज को कहते हैं। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं बेटा वो कौन सा है। अभी जो मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं वो है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। कौन सा है, सभी लोग बोलेंगे एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे अभी चर्चा करने वाले हैं। अब ये एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो देखिए समझिए बात को। ये एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट इतना बवाल चीज है ना, मतलब सर क्या बोल रहे हो आप। मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि ये एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्रोमिसरी नोट बना रहे हो या आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो। मतलब क्या बात, इतना भयंकर। हाँ, मतलब एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट तो बनाया, लेकिन यहां पे बेटा चीजों आपको पता ही नहीं चलती कि ये प्रॉमिसरी नोट है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा वाला पार्ट है, आपको पता ही नहीं चलता है इस चीज के रिगार्डिंग। उसे बोला जाता है बेटा, सभी लोग बोलेंगे उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग ये कहते हैं यहां पे, इसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट करके। क्या बोला जाता है, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट करके इस चीज को बोला जाता है। बराबर। अब देखिए एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखो क्या बोला जा रहा है, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूडेड। कंस्ट्रूडेड का मतलब होता है जिसका कंक्लूजन या इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको क्या बोल सकते हैं करके उस चीज के रिगार्डिंग देखिए, आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से आप कोई भी एक चीज बोल सकते हो। एक तो आप प्रोमिसरी नोट बोल दीजिए, या आप क्या बताइए, या आप बिल ऑफ एक्सचेंज बोलिए। द होल्डर में एट इट्स इलेक्शन ट्रीट इट आइदर एज अ इंस्ट्रूमेंट दैट शैल बी हेंसफॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली करके। मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि होल्डर उसे जैसा ट्रीट करना चाहे, होल्डर वैसे उसे ट्रीट कर सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना है, ऐसा किन लोगों का कहना है, ऐसा इन लोगों का कहना है यहां पे। ठीक है, चलिए मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो देखिएगा, सुनिएगा बात को जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट में होल्डर अपने इलेक्शन के ऊपर होल्डर डिसाइड करता है कि उसे क्या ट्रीट करना है वो इंस्ट्रूमेंट को, और उसके अनुसार बेटा वो आगे ट्रीट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर मैं कहूं आपके साथ मैं होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और मैं कह दूं अगर कि मुझे एक काम करना है, मुझे इस चीज को बिल ऑफ एक्सचेंज मानना है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि मुझे प्रोमिसरी नोट मांगना है तो प्रोमिसरी नोट मांग लेंगे, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। दस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज अ वेग एंड कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट इज एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट करके। मतलब क्या कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यार कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या है करके, तो उस चीज को इन लोगों का कहना है, उस चीज को क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे ना, उस चीज को हम लोग बोला जाता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। सेम वर्ड्स में बोला गया है, जो ऊपर लिखा गया था ना सेम चीज है, इसलिए मैंने कुछ मार्क वार्क नहीं किया है यहाँ पे, इसको इग्नोर मारेंगे अपन। ठीक है, चलो आओ। In other words, such an instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange. Section 17 provides that holder at its discretion, discretion का मतलब होता है it's his choice, it's her choice, समझ रहे, ये उसके choice के ऊपर है कि उसे क्या चाहिए। मतलब उसे चाहिए promissory note तो promissory note मानो, bill of exchange चाहिए तो bill of exchange मानो। आ जाइए सुनिए उसके बाद देखो, treat it either as a instrument shall thereafter be treated accordingly. Thereafter exercising his option the holder cannot change that the other kind of
ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब एक बार समझिए, बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आपने प्रोमिसरी नोट को चूज कर लिया तो ऐसे चीजों के अंदर आप क्या नहीं करोगे, आप यहां पे उस चीज को ऐसा नहीं बोल सकते। कैसा नहीं बोल सकते बेटा, आप एक बार अगर आपने प्रोमिसरी नोट चूज कर लिया तो आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यू कांट से इट बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए ना मुझे, है ना। तो एक बार आपको चॉइस करना है तो वो चॉइस कर लेगा, होल्डर चॉइस कर लेगा मतलब, लेकिन उसके बाद क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? उसके बाद हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, where the amount stated differently in the figures and the words करके। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं ना, या ये जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, जो बनाना है बेटा बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो ये जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बना रहे हैं ना, वहां पे इन्होंने क्या किया, अमाउंट डालते वक्त समझिए बात को, इनका क्या कहना है कि जब व्यक्ति ने यहां पे अमाउंट डाला ना, तो अमाउंट 10,000 रुपए का डाला बेटा। अमाउंट आपने कितने का डाला? 10,000 रुपए का डाला। लेकिन जब आप यहां पे वर्ड्स लिख रहे हो तो आप क्या लिखते हो, आप यहां पे 12,000 रुपीज लिख रहे हो। समझना, आप क्या लिख रहे हो बेटा? 12,000 रुपीज लिख रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, इस चीज को क्या बोला जाता है कि 12,000 वाला वैलिड माना जाता है। मतलब जो आप वर्ड में लिखते हो ना, सुनिए बात को, जो आप वर्ड में लिखते हो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज कोई ना कोई अमाउंट का पेबल होता है, कभी भी प्रोमिसरी नोट कोई ना कोई अमाउंट का पेबल होता है। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप वहां पे वर्ड में लिख रहे हो। तो जो आपने वर्ड में लिखा है उसे हम लोग कहते हैं वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। सर मतलब अगर हमने उसको वर्ड में नहीं लिखा तो क्या वो एनफोर्सेबल माना जाता है? नहीं, मतलब वर्ड, देखो यार सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं मैं आपके साथ कि आपका है ना यहां पे गलत हो गया है। आपने जो अमाउंट लिखा है वो कुछ भलता है, और आपने जो शब्दों में वर्ड्स में लिखा है वो कुछ भलता है। तो ऐसे चीज के अंदर यहां पे वर्ड्स विल प्रिवेल ओवर अमाउंट, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझे? आइए मैं आपको पढ़वाता हूं, देखिए क्या। If the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in the words, मतलब क्या कि यहाँ पे जब अमाउंट लिखा गया, जो फिगर्स में लिखा गया अमाउंट वो अलग है, जैसे 10,000 रुपीज, और वर्ड्स के अंदर वो अलग 12,000 रुपीज लिखा गया था। तो ऐसे चीज के अंदर जो अमाउंट इन वर्ड्स होंगे ना, वो बेटा उसको हम लोग अंडरटेक करेंगे। मतलब उस चीज को बोला जाता है कि हाँ ये चीज को सुना जाए करके, ये इसी चीज को लिया जाए करके। क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर बोल दीजिए फटाफट, है ना। चलिए अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहां पे कौन से चीज के रिगार्डिंग, डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग बात करूंगा मैं आपके साथ। कौन से चीज के रिगार्डिंग, बोलो जल्दी से। डिमांड एंड टाइम, डिमांड एंड टाइम, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, फिर आता है यहां पे टाइम इंस्ट्रूमेंट, है ना। फिर आता है यहां पे टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो एक है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और दूसरी तरफ क्या है बेटा, दूसरी तरफ है टाइम इंस्ट्रूमेंट। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करूं तो आप शब्दों से ही समझ सकते हो। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो ऑन डिमांड आप जिससे पैसा मांग सकते हो, बराबर। ऑन डिमांड जिससे आप पैसा मांग सकते हो उस चीज को डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं कहूं आपके साथ, मान लीजिए ये आस्था, ठीक है, ये आस्था एक प्रोमिसरी नोट देती है। किसे प्रोमिसरी नोट देती है? यशी को एक प्रोमिसरी नोट देती है, ठीक है, जो क्या है बेटा ऑन डिमांड यशी मांग सकती है। मतलब मुझे आप एक बात बताइए, यशी सुबह बेटा 12 बजे लंच कर रही है, क्या वो बोल सकती है आस्था को मुझे पेमेंट कर करके? बोल सकती है। दोपहर में 4 बजे यशी क्या खा रही है बताएंगे आप सभी लोग, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप बोलेंगे तो क्या मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है। शाम में 6 बजे मांग सकती है, 8 बजे मांग सकती है, अगले दिन 12 बजे मांग सकती है, 9 बजे चाय पीते पीते मांग सकती है। मतलब ऑन डिमांड, जब यशी को लगे, जब तुम चाहो प्रोमिसरी नोट को मांगते हो, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को ऑन डिमांड बोला जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि सामने वाला व्यक्ति जब चाहे क्या कर सकता है, जब वो चाहे वो सामने वाले मतलब कोई भी दूसरे व्यक्ति से प्रोमिसरी नोट को मांग सकता है, वो सामने वाले व्यक्ति से ऑन डिमांड पैसों को मांग सकता है। यहां पे ऐसा बोला जा रहा है।
वही अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं आपके साथ, तो जब तक एक स्पेसिफिक टाइम खत्म नहीं हो जाता, जब तक एक समय नहीं चले जाता, तब तक वो व्यक्ति नहीं मांग सकता। जैसे 3 महीने का अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो ऐसे चीज के अंदर 3 महीनों के लिए हम लोग पैसा नहीं मांग सकते, 3 महीने के बाद हम लोग डेफिनेटली मांग सकते हैं, तो उसे बोला जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है? सभी लोग बोलेंगे उस चीज को बोला जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, जहां पे एक समय के बाद हम लोग पैसा मांगते हैं। और जब ऐसा कोई समय बाधित नहीं होता, कभी भी व्यक्ति जब चाहे बेटा वो सामने वाला व्यक्ति पैसा मांग सकता है, तो उस चीज को बोला जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट वाली चीजें। क्या आप बात को समझे? आइए मैं आपको रीड करवाऊंगा, तब आपको सारी चीजें बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे। देखिए यहां पे a promissory note or a bill of exchange in which no time for payment is mentioned। no time for payment, क्या बोल रहा है यहाँ पे? no time for payment is mentioned। पेमेंट का कोई समय नहीं बोला गया, कोई समय नहीं बताया गया है कि कब पेमेंट करना है करके। no time is mentioned is payable on demand। तो हम लोग इस चीज को कहते हैं कि ये payable on demand बन जाता है, मतलब जब सामने वाला व्यक्ति चाहता है तब वो पैसा मांग सकता है। bill and notes are payable either on demand or at a fixed future time। checks are always payable on demand करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चेक्स होते हैं दे आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब भी मैं बैंक में, जैसे मुझे अगर आपने आज चेक दे दिए, तो देखो पोस्ट डेटेड चेक्स कभी भी सही मायने में तो वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखो मैं अगर कहूं ना आपके, सुनो ध्यान दीजिए, सुनिए, अगर आपको चेक दिया जाए, आप चेक को अगर आज बैंक में डिपॉजिट करोगे तो ये क्या बोला जाता है? पेबल ऑन डिमांड। सामने वाले बैंक ऐसा नहीं बोल सकती नहीं लूंगी चेक, जा जो करना है कर ले करके, तो ऐसा नहीं चलता बेटा, वहां पे उसको चेक को एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, आइए, द बिल और प्रोमिसरी नोट इज ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली पेबल ऑन डिमांड करके। जब आपने बिल के ऊपर या बिल के बैक साइड में आपने लिख के रखा है ऑन डिमांड, आपने लिख के रखा है, या मैं कहूं आपके साथ, या आपने ऐसा लिख के रखा है जैसे एट साइट हो गया या प्रेजेंटमेंट हो गया, तो उस चीज को भी क्या बोला जाता है? उस चीज को भी यही बोला जाता है। ठीक है, देखिए, द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मींस अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेंस नथिंग और अ प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात यह है बेटा कि यहां पे एट आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को पहले बिल, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट देते हो, वो देखने के बाद, समझे बात को, देखेगा और उसके बाद उसका पेमेंट निकलता है। लेकिन देखो एट साइट, सुनिए बात को, एट साइट की अगर मैं बात करूं ना, तो एट साइट का ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट दे रहा हूं, तो एट साइट आप आप मतलब देखते से आपको पेमेंट करना होगा, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं ना? तो ये कहना चाहता हूं कि ये ऑन डिमांड पेबल होता है। सभी लोग बोलेंगे ये क्या होता है बेटा? ये ऑन डिमांड ये वाली चीज पेबल हो जाती है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, इसे क्या बोला जाता है? एट साइट बोला जाता है। अब एट साइट का क्या मतलब होता है कि मैं आपको दिखाऊं, साइट का मतलब होता है देखना, तो जब देखूं तब मैं पेबल बन जाऊं करके, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझ गए? अगर सभी लोग इस चीज को समझे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलता हूं, है ना? बता दो मुझे, फटाफट बता दीजिए मुझे। चलिए, ओके, परफेक्ट है। चलिए आ जाओ, अब मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सी चीज के रिगार्डिंग? टाइम इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग बात करूंगा। सेक्शन नंबर 22 यहां पे आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम इंस्ट्रूमेंट? क्या होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब? आइए समझते हैं। देखिए, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट कौन सा होने वाला है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है पेबल, क्या बनता है? सभी लोग बोलेंगे बनता है पेबल, और वो भी कब? आफ्टर फिक्स टाइम। आफ्टर फिक्स टाइम मतलब यहां पे क्या होता है? टाइम लिमिट फिक्स की जाती है। डिमांड वाले केस के अंदर यहां पे टाइम लिमिट फिक्स नहीं की जाती है। यहां पे क्या हो रहा है? टाइम लिमिट आप फिक्स कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब एक बिल या कोई नोट ये पेबल बनता है, और वो भी कब बनता है? आफ्टर अ फिक्स टाइम, एक स्पेसिफिक समय के बाद वो पेबल बनता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। और इसे आफ्टर साइड भी बोला जाता है, या इसे ऑन अ स्पेसिफाइड डे या ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन करके। मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि इसे अलग अलग चीजों पे हम बोल सकते हैं, जैसे एट अ फिक्स पीरियड, 3 महीने बाद तुम मुझे पैसे देना, तो ये एक टाइम पे हुआ। दूसरा आफ्टर साइट, जब आप इस बिल को देख लो उसके बाद मुझे पेमेंट देना। आफ्टर साइट, एट साइट नहीं, आफ्टर साइट, ठीक है? एट और आफ्टर में फर्क है। एट साइट जब आता है तब आपको ऑन डिमांड होता है, आपको तुरंत पैसा देने की आवश्यकता होती है, लेकिन आफ्टर साइट में आपको समय मिलता है 3 दिन का पेमेंट करने के लिए। उसके बाद तीसरा ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आप
आपने पहले से डिसाइड करके रखा है कि 10 सितंबर को मुझे क्या चाहिए, 10 सितंबर को मुझे पेमेंट चाहिए करके, ऐसा आपने पहले से डिसाइड करके रखा है, तो ऑन स्पेसिफाइड डे हुआ, या ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन करके, मतलब कोई ऐसा इवेंट, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12 ऑफ सितंबर को जब सूरज जिस समय सूरज उगेगा बेटा उस समय आप पे करोगे, तो इट इज सर्टेन टू हैपन करके, कोई भी ऐसा इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उस चीज को क्या बोला जाता है कि टाइम, जैसे अगले महीने का पहला संडे, अगले महीने का पहला मंडे, मतलब ये एक ऐसा इवेंट है दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि इसे भी टाइम इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। फटाफट इस चीज को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है। आओ पढ़ लो फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ लो। मैं नाइट मोड ऑन कर दूंगा। बोले अरे यार लस्सी बॉय यार तुम कुछ भी बात कर रहे हो। अरे पढ़ो, मैंने पढ़ने को समय दिया है, फटाफट पढ़ो फिर आगे बढ़ना है बेटा, है ना। हाँ अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, हाँ हाँ अच्छे बच्चे ऐसा। आओ चलो हो गया। आओ अब हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज की, एट साइट, ऑन, प्रेजेंटमेंट, आफ्टर साइट। सेक्शन नंबर 21 की हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी चीज की, सेक्शन नंबर 21 की चर्चा करेंगे, एट साइट, ऑन, प्रेजेंटमेंट, आफ्टर साइट। ऐसे तीन चीजों के रिगार्डिंग हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है और इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, इन प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे एक्सप्रेशन होता है एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट, तो इसका मतलब होता है डिमांड पे देना। सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसा कहूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एट साइट है, तो जैसे ही आप बिल ऑफ एक्सचेंज को देखोगे आप, तो आपने मुझे पेमेंट देना है। या ऑन प्रेजेंटमेंट, जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करूंगा तो आप मुझे उसका पेमेंट दोगे। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, ऐसे टर्म्स वहां पे यूज किया जाता है। कौन से एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट जैसे शब्द वहां पे यूज किए जाते हैं। वही अगर मैं आफ्टर साइट की बात करूं आपके साथ, तो इस चीज का क्या मतलब होता है, इस चीज का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि आफ्टर प्रेजेंटमेंट, मतलब एक बार मैं आपको प्रोमिसरी नोट दे दूं, एक बार मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूं, उसके बाद आप मुझे पेमेंट करोगे। ऑन मतलब तुरंत आपको पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद आपको मुझे पेमेंट करना है, ऐसा इस चीज का मतलब होता है, ठीक है। ऐसा किस चीज का मतलब होता है, ये एट साइट का इस कदर मतलब हो जाता है। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर देखिए मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि कब पेबल होगा, समझ रहे बात को, कब पेबल होगा। जैसे देखो आपने ये जो मैच्योरिटी है ना, ये टर्म आपने एफडी के वक्त सुने होंगे। जब आप पैसे को डिपॉजिट करते हो और मान लीजिए आपने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, वो 3 साल के बाद एक कोई स्पेसिफिक तारीख होती है जहां पे वो अमाउंट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अदरवाइज बाकी समय तक वो अक्रू होते रहता है। फिर जैसे अमाउंट मैच्योर हुआ तो वो अमाउंट आपको मिल जाता है, बैंक आपको वो पैसा दे देता है। उसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, माना कि कितना भी नेगोशिएबल हो, इसका कोई ना कोई मैच्योरिटी रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ऐसी डेट आएंगी जहां पे ये अमाउंट पेबल हो जाएगा। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैल्यू लिखी होंगी ना, ये सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाता है, पेबल हो जाता है, ठीक है। पूरा अमाउंट पेबल। जैसे अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए लिखा हूं और मैंने वहां पे बोल के रखा हूं कि मैं यहां पे 20th ऑफ अक्टूबर को इसका पेमेंट होगा, तो 20th ऑफ अक्टूबर के दिन मैं कहूंगा ये क्या बन जाता है, इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। सभी लोग बोलेंगे ये क्या बोला जाता है, इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। देखिए यहां पे, where the bill or notes is payable at a fixed period after sight, एक आफ्टर साइट के बाद फिक्स पीरियड, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ मैच्योरिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर मैं बात करूं आफ्टर साइट, 3 मंथ्स आफ्टर साइट ऐसा बोला जाता है। तो मतलब क्या, जिस समय मैं बिल को प्रेजेंट करूंगा आपको साइट हो जाएगा, एक बार आपने देख लिया बिल को, तो उससे 3 महीने के बाद आपको बिल मिलने वाला है, मतलब 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। द मैच्योरिटी ऑफ नोट या बिल इज द डेट ऑन विच फॉल्स ड्यू करके, मतलब जिस समय
वो ड्यू हो रहा है उस दिन हम लोग कहेंगे कि इसे मैच्योरिटी बोला जाता है करके। अब देखिए यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस, लेकिन है ना आपको ग्रेस दे दिया जाता है पेमेंट के लिए। देखो मैच्योर भली वो 10 तारीख को हुआ होगा, लेकिन ऐसी चीज के अंदर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब 11, 12 और 13 को उसका पेमेंट होगा। 3 दिन का हमेशा ग्रेस पीरियड मिलता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो 3 दिन का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 दिन का यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप चाहो तो आप मतलब 3 दिन के वक्त आपको और एक्स्ट्रा मिलता है पेमेंट करने के लिए, ऐसा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कह सकता हूं। देखिए द नोट और बिल जो है ना विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और प्रेजेंटमेंट इज एट द मैच्योरिटी ऑन थर्ड पार्टी आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। दस द टाइम एलिमेंट आफ्टर साइट इज अलाउड इज कौन सा, बोलो ना, ग्रेस पीरियड कितना होगा, 3 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 3 दिन का क्या बन जाता है, बोलो बोलो ना जल्दी से, है ना। 3 दिन का यहाँ पे ग्रेस पीरियड बन जाता है ना। आइए यहाँ पे इज मैच्योर्ड ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल करके। जिस दिन भी आप एक्सप्रेस टू बी पेबल बोल रहे हो, मतलब 10 तारीख को पेबल बोल रहे हो, तो 3 दिन का ग्रेस मतलब 13 तारीख को वो पेबल बन जाता है। ऐसा मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्या कह सकता हूँ, क्या, हाँ मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, चलो चलो, क्या मैं आगे बढ़ूँ, बोलेंगे सब लोग, क्या मैं आगे बढ़ूँ। हाँ सर, आइए देखिए कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी। अब ये आपको सिखा रहे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है मैच्योरिटी के अमाउंट को। ठीक है, कैलकुलेट ऑफ मैच्योरिटी आप कैसे करोगे। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। आओ मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों, ध्यान देंगे। और गेस अब यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन आ चुका है और स्ट्रीमिंग भी स्ट्रांग दिख रहा है। अरे जोरदार, मजा आ गया। अरे एकदम, अरे देखो वीडियो अटक गया है थोड़ा चट। कैसा लगा मेरा गाना? गाना सुनते से लैग कहता है मैं भागता हूँ करके। ये गाना सुनने से बेहतर ये है कि मैं आ जाऊँ वापस वीडियो चल जाए, क्यों, है ना। आइए, बच्चे कह रहे हैं बीएसएनएल, ऐसा नहीं है बेटा, बीएसएनएल नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, यूनिनॉर है। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि यूज कोड आईजी सर फॉर कौन सा, वो 20% डिस्काउंट। किसी ने लिखा ना शुरुआत में ये नहीं किया करके, तो मैंने आपको एक शब्द यूज करते हो जो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, इधर साइड अगर मैं स्क्रीन के होता हूँ तो। ठीक है, चलिए, तो ये वाली चीज है। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों, ध्यान देंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है। सेक्शन नंबर 23 के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग क्या करें, कैसे करें, कौन से चीज को कैलकुलेट मैच्योरिटी के डेट को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आप लोगों के साथ। जनता आप लोग रेडी है? यस सर। देखिए, इन कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ द प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स। जो क्या है बेटा, बोलो जल्दी से, जो पेबल है एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स। स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उसे स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स बोला जाता है। ठीक है, कौन से चीज का, वो भी आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। एक तो आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आफ्टर अ सर्टेन इवेंट इट इज अ मैच्योरिटी, इट इज एट अ मैच्योरिटी द पीरियड स्टेटेड शैल बी हेल्ड एट टर्मिनेटेड ऑन द डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड्स विद द डे और विच करस्पॉन्ड्स विद द डेटेड या एक्सेप्टेंस ऑफ साइट। जो भी चीज है, मतलब सिंपल सी बात ये बोल के रखा है यार कि आपने क्या करना है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स एट साइट बोला गया है, ठीक है, तो एट साइट मतलब सुनिए बात को, तो ऐसे सिचुएशन में 3 महीने बाद उसका पेमेंट होने वाला है और 3 महीने बाद प्लस 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा में जोड़ना होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपको क्या, बोलो ना जल्दी से, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रीड करवाऊंगा पूरी चीजें। तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप इधर ध्यान देंगे। देखिए एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं आपके साथ। सबसे पहले देख लो कौन सा, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसकी डेट क्या है 29 ऑफ जनवरी 2019 इज पेबल एट अ 1 मंथ आफ्टर डेट। मतलब ये डेट के आफ्टर 1 मंथ इट इज पेबल, ऐसा बोल सकता हूं। द इंस्ट्रूमेंट इज अ मैच्योरिटी ऑन द 3rd डे ऑफ 28th फरवरी। मतलब देखिए मैं अगर बात करूं, एक महीना कौन सा होगा बेटा, 28th ऑफ फरवरी। लीप ईयर तो है नहीं बेटा, तो 28th ऑफ फरवरी 2019 होने वाला है। तो इसके बाद 3 दिन, मतलब 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3rd मार्च को ये अमाउंट पेबल बन जाता है। 3 दिन का आपको ग्रेस दिया जाता है, समझ रहे बात को, 3 दिन का आपको ग्रेस दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बी वाला पॉइंट,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30 अगस्त को, ये पेबल हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अब ये डेट क्या है 30 अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर, बहुत बढ़िया, नवंबर आ रहा है, 30 नवंबर आ रहा है यहाँ पे। अब 30 नवंबर 31 नवंबर तो शायद होता नहीं है, कि आपके कैलेंडर में है क्या, मेरे कैलेंडर में तो नहीं है, तो 1 2 3 3 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपने को समझ गया सर, अच्छा चलो एक और दिया है इन्होंने, सी दिया है, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आओ सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आइए देखिए, द प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 31st of August 2019 is made payable 3 months after date. The instrument of the maturities, अरे रे 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 रे, ये तो सेम लग रहा है, ये क्या दे दिया ये, अब क्या, अरे मुझे एक बात बताओ, ये नाम डालने से क्या बहुत यहाँ पे चीजें हो जाएंगी क्या, यहाँ पे मुझे आप एक बात बताइए, कुछ ऐसी बहुत चीजें हो जाएंगी क्या, नहीं, ये सी वाला पार्ट कितना आसान था बताओ मुझे, है ना। चलिए आइए देखो, सुनो 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 सुनो, ध्यान देंगे, आओ पढ़ेंगे इस वाले चीज के ऊपर, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आओ, जो कोड वर्ड्स को आपने बनाया है वो केवल और केवल आप और मैं जानते हैं, इसे कभी भी कोई थर्ड व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए तो आपने एक चीज सुना होगा, मतलब जिसे क्या एनकोडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसे डिकोड केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको वो कोड के बारे में पता हो। जिसको वो कोड के बारे में पता नहीं हो वो उसे डिकोड कभी नहीं कर सकता। तो आप जो पुकार लगा रहे हो ना, वो पुकार वाया जाने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगर रिकॉर्डेड कोई देख रहे हैं आपको ये चीज नहीं समझी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहा था मैं। अब देखिए सेक्शन नंबर, नहीं तो डाउट, सर डाउट आया है करके, कौन से चीज के रिगार्डिंग, वो जो एक पॉइंट था ना ऐसा टाइम स्टैम्प डाल के, सर वो लाइन समझ में नहीं आई, बोले वो मतलब वो होता कौन से चीज के लिए, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी का अपन ने पढ़ लिया कंसेप्ट, अब अपने को पढ़ना है ऊपर का क्या कंटेंट यहां पे दिया है करके, ठीक है। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो in calculating the date at which the promissory note या bill of exchange made payable at a stated number of months after the date या after sight or after certain event is at a maturity, the period stated shall be to terminate on the day of the month which corresponds with the day on which the instrument is dated, presented, accepted, sight या noted for non acceptance, protested, non acceptance, जो भी ये सारी चीज के रिगार्डिंग, और the event happens or where the instrument या bill of exchange is payable at a stated number of months after sight, it has been accepted for honor, अरे क्या क्या हो रहा है, with the day on which so accepted, if the month in which the period would be terminated has no corresponding day, the period shall be held to terminate on the last day of such month करके। मतलब सिंपल सी बात है यार, जैसे देखो ये यहाँ पे ये वाले केस में बात हुई ना, 29 जनवरी से लेकर 29 फरवरी होना चाहिए था करके, अब 29 कहां से लाऊं, तो 28 जो भी लास्ट डे हुआ ना, जो भी लास्ट डे हुआ उस चीज के रिगार्डिंग। अब मैं आपके साथ बात करूंगा ये इन्होंने क्या घनिष्ठ बातें की है करके, यहाँ पे आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो इनका क्या कहना है, सुनो बात को, ध्यान दीजिए बेटा। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये हो सकता है आफ्टर साइट हो, ये आफ्टर साइट हो, ठीक है। ये कभी कभार कंडीशनल होता है, ये कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा कि फॉर ऑनर भी इसे कोई एक्सेप्ट करता है। कब, जब चीजें, जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने वाला हो तो यहाँ पे ऑनर के लिए भी कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है ना। तो ऐसे चीजों में इनका क्या कहना है कि आपने जितना भी मंथ बोला है उतने मंथ को आप ऐड कर देना। जैसे एक मंथ बोला है तो एक मंथ एग्जैक्टली आप ले लीजिएगा। अगर वहां पे जैसे 30, अब मान लो मैं अगर बात करूं आपके साथ 30 तारीख, तो 30 तारीख के केस के अंदर, तो 30 तारीख के केस के अंदर क्या यहाँ पे चीजें बनने वाली है क्या, आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, 30 तारीख के अंदर चीजें तो नहीं बनने वाली है। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुनिए। जुलाई 31 को मैंने यहां पे बोला 1 मंथ एट साइट वाला, तो यहां पे 31 अगस्त बनेगा। लेकिन वही अगर मैं 31 अगस्त बोल दूं बेटा, तो यहां पे तो 30 सितंबर ही बनने वाला है ना। तो इनका कहना है कि अगले महीने का जो लास्ट डे उसको काउंट कर लीजिएगा, अगर आपके साथ ऐसी कोई विकट समस्या आ जाती है तो। और उसके बाद फिर 3 दिन ग्रेस के आपको जोड़ना है। समझ रहे बात को भाई साहब, 3 दिन आपको ग्रेस के जोड़ना है, ऐसा यहां पे बोला गया है। क्या आप बात को समझ गए? कहो ना कहो, क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? बस इतनी चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की गई है। क्या बात को, यस यस यस, आ जाइए। चलो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, नजर लगाया किसने, किसने नजर लगाया मेरे आईपैड के ऊपर, पहले तुम ये बताओ मुझे, है ना। देखिए हाँ, पहले अब ये नाटक करेगा ना, डिवाइस रिकॉग्नाइज होगा, टुडुंग टुडुंग आवाज करेगा 2-4 बार, हाँ अब हुआ, ठीक। आओ
अब मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सा, देखिए सेक्शन नंबर 24 के रिगार्डिंग बात कर लूंगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 सुनिए, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ द बिल या नोट पेपर आफ्टर, क्या ये डेज की बात हो रही है। ऊपर सर किसकी बात हुई थी, ऊपर मंथ से रिलेटेड बात हुई थी बेटा, ये मंथ से रिलेटेड थी, और यहाँ पे दिन से रिलेटेड बात हो रही है। आपको दिन कैलकुलेट करना है, एक एक दिन आपको कैलकुलेट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। आफ्टर, और वो भी आफ्टर साइट या एट, आफ्टर और साइट करके, ठीक है, आफ्टर डेट और साइट करके इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ, सुनो बात को, सुनो मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को, आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ मित्रों ध्यान दो ना। हाँ सुनो, देखो क्या बोला जा रहा है। इन कैलकुलेटिंग, आओ सुनिए, चर्चा करेंगे। इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच द प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट अ सर्टन नंबर ऑफ डेज आफ्टर the date or after sight or after a certain event that is at a maturity, the day of the date or the presentment of the acceptance or the sight of the protest of the non acceptance or which the event happens shall be excluded करके। मतलब देखो क्या बोल रहा है ये, जिस दिन, सुनिए बात को, जिस दिन वो मैच्योरिटी का दिन आ रहा है ना बेटा, जिस दिन मान लीजिए 30th डे आ रहा है ना, उसको आप एक्सक्लूड करोगे, उसके अलावा आप तीसरा दिन लोगे, ऐसा ये बोल जा रहा है, ठीक है। ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ऐसा उस चीज के रिगार्डिंग ये लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको यहां पे समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आप बोलोगे क्या फालतू की बातें कर रहे हो करके, अजीब सी कुछ तो भी बातें कर रहे हो ना। आओ मैं आपको पढ़ाता हूं, देखो क्या बोला जा रहा है अभी। देखिए ये जो भरत है बेटा, भरत ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया प्रॉमिसरी नोट भूषण के लिए 5 करोड़ का, मान ही नहीं रहा बेटा ये, दैट वाज पेबल 3 days आफ्टर साइट, 3 दिन बाद, ठीक है। भूषण मैच्योरिटी, भूषण प्रेजेंटेड द प्रॉमिसरी नोट ऑन 1 जनवरी 2019, भरत मेड द पेमेंट ऑन 4th जनवरी। भरत ने क्या किया, 4th जनवरी को पेमेंट किया। सुनिए, तो मैंने आपसे चर्चा किया था, कौन सी चीज के रिगार्डिंग चर्चा किया था, कि जिस दिन आप प्रेजेंट करोगे उस दिन का डेट आप एक्सक्लूड करोगे, तो 3 दिन काउंट करना। पहला कौन सा बोलो, एक को प्रेजेंट किया, एक को काउंट नहीं करेंगे, दूसरे को काउंट करेंगे, तीसरे को काउंट करेंगे, चौथे को काउंट करेंगे। तो चौथा यहाँ पे आ जाता है क्या, हाँ सर चौथा यहाँ पे आ जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब इन द सेंस कि 4th यहाँ पे आ जाता है करके। आइए आ जाओ, तो भूषण वांट्स टू रिकवर इंटरेस्ट फॉर द 1 डे फ्रॉम भरत करके, तो क्या वो कर सकता है, नहीं, क्योंकि उसने 3 दिन के अंदर उसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और वो बिल्कुल सही ढंग से बेटा क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान देंगे। आओ क्या बोला जा रहा है, देखो, एज पर सेक्शन नंबर 24 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 states that where the bill or note is payable after date, after sight or after happening of a specified event, the time of payment determined by excluding the day on which the time begins to run करके। मतलब ये बात हो रही है कि जिस दिन वो टाइम, मतलब जो 1 जनवरी जिस दिन वो प्रेजेंट कर रहा है, जिस दिन टाइम बिगिंस टू रन ना, वो एक्सक्लूड कर देना बेटा, वो आपको क्या करना है, वो दिन को एक्सक्लूड कर देना, आपको सही चीजें मिल जाएंगी। तो बस यहाँ पे वही बोला गया है कि भरत यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता, समझ रहे बात को, भरत यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता करके, ऐसा यहाँ पे हम लोग चीजों को बोल सकते हैं क्या, हाँ सर हम चीजों को बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलो मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, सभी लोग बोलेंगे। और देखो, व्हेन द डे ऑफ मैच्योरिटी इज ऑन हॉलीडे करके, मतलब क्या, मान लो आपका जो कोई बिल है बेटा, वो है ना 12th अगस्त को क्या हुआ, मैच्योर हुआ, उसमें 3 दिन ऐड किए, तो 15th अगस्त आ रहा था। 15th अगस्त को बेटा गए, तो वहां पे मान लीजिए अगर मेरे पास आ रहे थे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर हुआ, तो ये यशी आ रही थी, तो मैंने कहा देखो यार मैं तो भी जा रहा हूँ 15 अगस्त की परेड देखने के लिए, बाद में आना करके। यशी ने बोला मैं केस करूंगी करके तुम्हारे ऊपर, तुमने पेमेंट नहीं किए करके, मुझे 3 दिन में इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो मुझे आप एक बात बताइए, मैंने कहा लॉ ये क्या बात हो गई करके, ये कैसी बात हो गई, आप खुद समझ के देखिए। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कहा ये क्या बात होगी, मैं परेड देखने नहीं जा सकता हूँ करके। अब मतलब एक पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, उसके दिन भी तुम्हें मुझे जीने नहीं देना है, संडे आ रहा है तुम उसके दिन में मुझे जीने नहीं देना चाहते, एक दिन तो शांति का दे दो। लॉ ने कहा बस यही बात मुझे पसंद आई, और लॉ ने कहा कि अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन गलती से अगर कोई चीज आ जाता है ना, तो तुम उसका अगला दिन कंसीडर कर लेना, तुम उसका अगला दिन कंसीडर कर लेना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे बात को, तुम उसको क्या करोगे, उसका अगला दिन कंसीडर कर लोगे क्या, हाँ सर नेक्स्ट प्रीसीडिंग, कौन सा, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, और सर उसके अगले दिन संडे आता है, तो उसका नेक्स्ट, फिर समझ रहे बात को। चलिए आइए ध्यान दीजिए, चलो आओ
चले आगे, बोलो मुझे एक मिनट, 14 नेक्स्ट प्रीसीडिंग आइए, आओ यहाँ पे ध्यान, नेक्स्ट प्रीसीडिंग है ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो आप, आइए यहाँ पे ध्यान दो। व्हेन द कौन से चीज के रिगार्डिंग, व्हेन ऑन द डे ऑफ द प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इज एट अ मैच्योरिटी इज अ पब्लिक हॉलीडे, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे करके, क्या बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस। अच्छा वो इमरजेंसी वाला केस है तो कब आएगा, तो मान लीजिए अचानक से छुट्टी देना है तो अलग, लेकिन प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, अरे बोलो ना जल्दी से, नेक्स्ट प्रीसीडिंग वर्किंग डे का क्या मतलब होता है। सर आप बोल रहे एक तरफ नेक्स्ट भी बोलते दूसरे तरफ प्रीसीडिंग भी बोलते, बताओ ना जल्दी से। सर नेक्स्ट केस में अंदर क्या आने वाला है, प्रीसीडिंग डे का मतलब होता है पहले आना करके, मतलब यहां पे हमको क्या करना होगा पहले, मतलब यहां पे ऐसे बोलेंगे अच्छा 15 को छुट्टी आ रही है, एक काम करता हूं 14 को ही एक काम करती हूं करके आईजी सर से क्लेम कर लूंगी, लेकिन यहां पे अच्छा सर फिर ये नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्यों बोला यहां पे, इनका कहना है कि जो भी आपका प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सुनना बात को, किससे नेक्स्ट, ये जो मैच्योरिटी से नेक्स्ट, लेकिन बिजनेस डे में प्रीसीडिंग जो भी आपको पहले मिले आप उस पर क्लेम कर सकते हो, इस चीज का रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। और इमरजेंसी वगैरह तो खत्म कर देना, वो तो आपको पता ही है, वो आपने वो फाउंडेशन वगैरह में पढ़ाई है, आप पढ़ के आते हो, उतना बहुत तो आपने पढ़ाई है ना कि इमरजेंसी है तो अगले ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी बोल के आती क्या, ओ देखो मैं इमरजेंसी आ रही हूं, पहले क्लेम कर लो, पहले क्लेम कर लो, ऐसा नहीं होता, इमरजेंसी के केस में अगले दिन ही क्लेम किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए, ये वाली चीज के ऊपर आने वाले। अब हम लोग बात करेंगे आपके साथ नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम लोग नेगोशिएशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कुछ ने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, क्या मैं वो आपको ट्रांसफर करता हूं, क्या आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, क्या किसी और कोई किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे अभी चर्चा कर रहे हैं। मतलब मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को, क्या आप लोग प्रोमिसरी नोट को, क्या आप लोग चेक को नेगोशिएशंस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो क्या, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में अब चर्चा करने जा रहे हैं। होप सो अब आप सभी लोग रेडी हो, चलिए पढ़ते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से इस चीज के रिगार्डिंग। देखिए क्या बोला गया है, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, इज दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाम ही उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, बराबर, जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। द राइट्स इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय नेगोशिएशन। तो आप लोग नेगोशिएट कर करके राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा ना, राइट्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखिए According to section 14 of NI Act, Negotiable Instrument Act, नाम वही है, when the negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute other person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated। मतलब जब आपने किसी भी व्यक्ति को मतलब सुनिए, जब आपने किसी भी व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया ताकि आप लोग नेगोशिएट कर पाओ फॉर कंसिडरेशन, आप लोग कुछ इधर उधर कर पाओ, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को सभी लोग बोलेंगे, उस चीज को क्या बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है कि आपने नेगोशिएट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वरुण से मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, मैं वरुण को बेटा यहाँ पे क्या दे देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं, जो मेरे पास रूपाली से आया था मैं वरुण को दे देता हूं, तो ऐसा माना जाता है मैंने नेगोशिएट किया बिल ऑफ एक्सचेंज को। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, हाँ मैं ऐसा कह सकता हूं। देखिए यहाँ पे क्या, दस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड either by delivery when this payable to the bearer or by endorsement and delivery when they are payable to the order करके। अब ये payable to the bearer का मतलब क्या होता है, जिसको भी हम लोग हैंड ओवर करेंगे वो उसका मालिक बन जाता है, मतलब सही मायने में वो उसके ऊपर जो है ना बेटा, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है उसके ऊपर मालिक का नाम नहीं लिखा होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसको भी हम लोग हैंड ओवर करेंगे वो उसका मालिक बनेगा, जिसको भी हम लोग हैंड ओवर करेंगे वो उसका मालिक बनेगा। और वही अगर मैं बात करूं आपके साथ कोई पेबल टू ऑर्डर होगा, तो पेबल टू ऑर्डर की केस में इंडोर्समेंट के साथ साथ आपको डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर का मतलब होता है हैंड ओवर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उसको डिलीवर बोला जाता है। और इंडोर्समेंट करके एक प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है ये मैं आपको कुछ समय में अभी बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं अगर कहूँ आपके साथ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो नेगोशिएशन होते हैं ना बेटा, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, एक मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएट करना, ट्रांसफर करना, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, मतलब पूरे इसमें दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो बेटा
बेटा डिमांड के जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केस के अंदर आप केवल और केवल डिलीवरी भी कर दोगे ना तो बस खत्म, किस्सा खत्म बेटा। अगर डिलीवरी भी कर दिया किस्सा खत्म, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझिए बात को, ध्यान दीजिए, लेकिन जो बेटा पेबल बाय ऑर्डर होते हैं, जो किसी एक ही व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के कहने पर दूसरे व्यक्ति को बाय ऑर्डर पेमेंट होंगे, तो ऐसे चीजों के अंदर यहां पे सुनना, यहां पे इंडोर्समेंट के साथ साथ, इंडोर्समेंट भी बोलते हैं, इंडोर्समेंट के साथ साथ डिलीवरी दोनों होना जरूरी है। अब ये इंडोर्समेंट क्या होता है, ये आने वाले समय में, आने वाले इसमें हम लोग चर्चा करने वाले, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो आओ पढ़ेंगे, आओ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली चीज को समझेंगे, बढ़िया से कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाँ, तबिश कह रहा है साइन प्लस वो दोनों होना चाहिए करके, तबिश मान नहीं रहा है बेटा, बहुत जोरदार तबिश, बहुत बढ़िया। आओ देखो, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन की बात करेंगे आपके साथ। यहां पे क्या बोला गया है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर होते हैं तो बाय डिलीवरी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एक्चुअल में डिलीवरी करो या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करो, कहीं ना कहीं हम लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ के आते हैं बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है करके, सोगा के अंदर हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी ली होती है। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, जो पेबल टू ऑर्डर होता है, वो पेबल टू ऑर्डर के केस में इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी वाला केस होता है। ये इंडोर्समेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा ये क्या है, एक चेक है। अब मैं एक चेक को क्या करना, एक मिनट रुको यार, तुम मान नहीं रहे, मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल देना होगा। मैं यही हूं बेटा, सोचना मत कि मैं चले गया करके, ऐसा मत सोचना कि एजुकेटर नॉट प्रेजेंट ऑन स्क्रीन करके, ऐसा मत सोचना, समझ रहे बात को। यस सर, चलिए मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, देखिए मैं यहाँ पे ये छुपा लेता हूं, ये जो अकाउंट नंबर है उसे छुपा लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, एक चेक है। अच्छी तरीके से ध्यान देंगे बेटा, ये क्या है मेरे पास, सुनो ना बात को, ध्यान दीजिए। ये क्या है मेरे पास, एक चेक रखा हुआ है, ठीक है, जबरदस्त एकदम पे, देखो सामने एक अमाउंट आता है पे करके, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे अमाउंट इंद्रेश अशोक गांधी, यहाँ पे मेरी साइन आएंगी, इसको डबल ये कर दूंगा तो आप जानते हैं कि उसको कौन सा क्रॉसिंग और वो सब होता है, ये आपको पता है बेटा, ठीक है। दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब देखो अब दिखेगा, ठीक है। अब देखो, और नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत, अब नहीं दिख रहा तो मत दिखने दो ना, क्या जा रहा है आपका, दिखना भी नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं ना दिखे करके। आ जाओ, अब आओ देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 10,000 रुपए डाला बेटा, सुनिए बात को, मान ली, देखो देखो पूरे के पूरे चेक है, एक भी चेक इशू नहीं हुआ है अभी तक, जब अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो क्या इशू करूं मैं चेक, है ना। सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। तो ऐसे चीजों के अंदर मैं क्या करता हूं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा अभी बात को। अच्छा, इससे पहले भी और 2 चेक है क्या, अरे भाई साहब यही होता है, कोरी कोरी किताबें, जब कोरी कोरी किताबें जैसा लगा है ना, अक्सर आपकी मॉड्यूल कैसी होती है उसी प्रकार से मेरी चेकबुक लग रही थी मुझे अभी, है ना। आइए सुनिए खैर खैर आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए, तो मैं क्या करता हूं, इस चेकबुक पे से फाड़ के एक चेक किसको देता हूं बेटा, मान लीजिए मैं प्रीति को देता हूं। बोलिए मुझे, मैं किसको देता हूं, मैं प्रीति को देता हूं। सभी लोग बोलेंगे किसको, प्रीति को। और ये जो प्रीति है ना, सुनो बात को ध्यान देंगे, ये जो प्रीति है ना बेटा, अब ये प्रीति को ये 10,000 रुपए का चेक है ना, मान लीजिए किसको देना है, मान लीजिए कबीर को देना है। तो ऐसे चीज के अंदर प्रीति क्या करेंगी, चेक के पीछे लिखेंगी पे टू कबीर और खुद का साइन कर देंगी वहां पे टू कबीर 10,000 रुपए। चेक भी 10,000 का, प्रीति ने ट्रांसफर कर दिया 10,000 रुपए का। मैं कहूंगा प्रीति ने क्या किया, आप सभी लोग कहेंगे मैं नहीं, आप सभी बोलेंगे प्रीति ने एंडोर्समेंट किया। एंडोर्समेंट किया किसने, प्रीति ने एंडोर्समेंट किया। इस चीज का ध्यान रखिए, इसे क्या बोला जाता है, इसे एंडोर्समेंट बोला जाता है। मतलब चेक को आपका, मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि कोई ना कोई ऐसी फॉर्मल प्रोसीजर जिससे आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देते हो किसी और के नाम पे, उसे बोला जाता है इंडोर्समेंट। फॉर्मली, हाँ फॉर्मली, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मल ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? हाँ सर, आइए देखिए, देखो, अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयर ऑफ। केवल और केवल आप डिलीवरी करो और नेगोशिएट होगा, ठीक है। डिलीवरी करो तो वो नेगोशिएट होता है, डिलीवरी करो तो वो नेगोशिएट होता है, ठीक है। आइए उसके बाद सेकंड, द प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू ऑर्डर, कब, जब वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करोगे। तो जब किसी व्यक्ति को पेबल होता है ऑर्डर, तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है, इंडोर्समेंट और डिलीवरी के कारण कर सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीति को चेक दिया था बेटा, तो प्रीति इसे कैसे ट्रांसफर कर सकती है, अगर बेरर चेक होता तो प्रीति डायरेक्टली चेक को डिलीवर कर देती, तो बस यहाँ पे कबीर का बेटा यहाँ पे आ जाता। लेकिन प्रीति को अब
अगर कबीर को करना है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, मतलब चेक के पीछे लिखना होगा कि ये मैं कबीर को चेक देना चाहती हूं करके, तब जाके ही चेक ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज क्या चेक हमारा ट्रांसफर हो सकता है? क्या हमारा चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता? इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। क्या आप बात को समझ गए? बोलो ना मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सा, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी से रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट डू मीन बाय नेगोशिएशन बाय डिलीवरी करके, ठीक है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का क्या मतलब होता है? देखिए, subject to the provision of section 58, instrument obtained by unlawful means या unlawful consideration, a promissory note, bill of exchange या check payable to the bearer is negotiable by delivery thereof करके, मतलब क्या कि जो bearer check होते हैं ना बेटा, वो आप क्या कर सकते हो, समझिए बात को, ये payable होता है मात्र by delivery। मात्र by delivery का मतलब होता है कि आपने केवल और केवल डिलीवर कर दिया तो ऐसा माना जाता है आपने नेगोशिएशन कर दिया करके। उसके लिए आपको अलग से कुछ और चीज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रॉमिसरी नोट को सामने वाले व्यक्ति को देने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ नहीं। अब देखिए, लेकिन एक्सेप्शन, जहां पे ऑन अ कंडीशन नॉट टू टेक एक्सेप्ट ऑन द सर्टेन इवेंट इज नेगोशिएबल अनलेस सच इवेंट हैपेंस, मतलब क्या, कभी कभार बेटा कंडीशनल नेगोशिएशन भी होता है। अब ये कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है कि जो किसी एक इवेंट के ऊपर नेगोशिएशन हैपन होता है। अगर वो इवेंट हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इवेंट नहीं हुआ तो बेटा फिर तो नेगोशिएशन आपका फुलफिल नहीं हुआ। मतलब इसे बोला जाता है कंडीशनल नेगोशिएशन। क्या बोला जाता है? सभी लोग बोलेंगे, इसे बोला जाता है कंडीशनल नेगोशिएशन कहा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, आओ इसको पढ़वाता हूं मैं आपको। पहले इस चीज को हम लोग फिनिश करेंगे, फटाफट आ जाएंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। अरे आप ध्यान दो इधर, बातें मत करो, बातें थोड़ा कम किया करो। तो आओ इधर। Subject to the provision of section number 58, instruments obtained by unlawful means or by unlawful consideration, a promissory note, bill of exchange या check payable to the bearer is negotiable by delivery thereof करके, ये negotiable by delivery इसके अंदर आने वाला है। देखो exception, a promissory note, bill of exchange or check delivered on a condition that is not to take effect एक्सेप्ट इन द सर्टन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल, मतलब जब तक वो इवेंट नहीं हो तब तक नेगोशिएबल नहीं होगा। तो जब तक इवेंट नहीं होगा तब तक वो नेगोशिएशन में वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल नंबर 19 देखिए, ए द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेयरर डिलीवर्स इट टू द बीज एजेंट टू कीप इट फॉर बी, तो इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड करके, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने जब बी को दिया हो, या मैंने, देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ए जो है ना होल्डर है, उसने बी को दिया या बी के एजेंट को दिया। एजेंट जो होल्ड करता है वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ में होल्ड करता है ना, कुछ अलग से थोड़ी होल्ड करता है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उसने नेगोशिएट कर दिया है करके। दूसरी वाली चीज, ए होल्डर है बेटा इंस्ट्रूमेंट का, है ना, ऑफ ए पेबल टू द बेयरर विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर, और ए के बैंक के पास अभी वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ए होल्डर है लेकिन ए के बैंक के पास सेफ कस्टडी में रखा हुआ है वो। अब दूसरा सुनिए, हु इज द बैंकर, जो अपने आप एक और किसका बैंकर है, बी का भी है। अब ए बोलता है बी को, मैं तुझे इंस्ट्रूमेंट दे देता हूं, बैंकर को बोल दे, और मैंने बैंकर को बोल दिया भैया तुम एक काम करना करके तुम है ना ये वाली चीज को कर लेना, समझ रहे बात को, तुम है ना इस वाले चीज को कर लीजिएगा करके, इस वाली चीज को निपटा लेना, है ना। अब देखिए यहाँ पे सुनो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विच इज इन द हैंड्स ऑफ बैंकर। अब देखिए, बी टू द बैंकर ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू द बीज क्रेडिट। अब बैंकर क्या करता है, बैंक को करना क्या है बेटा, इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी उसके पास है, वो पहले ए के बिहाफ में होल्ड कर रहा था, अब वो बी के बिहाफ में होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर माना जाता है, हाँ भले एक्चुअल नहीं हुआ लेकिन कंस्ट्रक्टिवली, क्या कंस्ट्रक्टिव तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया क्या, हाँ कंस्ट्रक्टिव तरीके से ट्रांसफर हो गया। मतलब जो चीज को पहले मैं किसी और के बिहाफ में होल्ड कर रहा था लेकिन अब मैं उसको किसी और के बिहाफ में होल्ड करता हूं, तो इसे कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर माना जाता है। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, बस इसको जबरदस्ती लाड़ी लप्पा कर करके घुमाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसके वाले कौन सी चीज के रिगार्डिंग, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट से रिलेटेड बात करूंगा मैं आपके साथ कि यहां पे क्या बोल रहे हैं ये। बेसिकली ये लोग आपके साथ बात कर रहे हैं कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स भी कर सकते हो। मतलब क्या कि वो इंस्ट्रूमेंट जो पेबल टू ऑर्डर होते हैं, मतलब सिंपल सी बात ये कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी व्यक्ति को ही जिसका पेमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं कोई प्रॉमिसरी नोट को बना रहा हूं और मैं कहूं कि मैं यहां पे अस्मित को देने वाला हूं, समझना बात को, मैं यहां पे अस्मित को देने वाला हूं, तो ये क्या हुआ, पेबल बाय ऑर्डर हुआ।
ये क्या हुआ, पेबल बाय ऑर्डर हुआ। तो ऐसे केस में अब अस्मित ये इंस्ट्रूमेंट को जानवी को देना चाहता है, तो हम लोग यहां पे बात करेंगे इंडोर्समेंट के थ्रू अस्मित क्या दे सकता है क्या, हाँ मतलब अस्मित ने मुझसे कैश रियलाइज ना करते हुए उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया जानवी को, और जानवी उस इंस्ट्रूमेंट को कैश में क्या कन्वर्ट करवा सकती है क्या, हाँ कन्वर्ट करा सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस पूरे चीज को, ये पूरे चीज को क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट बोला जाता है। समझ रहे बात को, ये पूरे चीज को एंडोर्समेंट बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो भी पेबल होंगे ऑर्डर को, ऑर्डर का मतलब होता है जो भी पेबल होंगे किसी पर्सन को, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट या डिलीवरी देयर ऑफ करके, मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग यहां पे नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस चीज को बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट तो देना ही होगा, लेकिन एंडोर्समेंट करके एक प्रोसेस होता है, एंडोर्समेंट करके एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया को करने के बाद आपका वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे व्यक्ति को, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप इतना अभी तक समझे? यस सर। अब मैं आपके साथ बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशंस करके। सिंपल सी बात है, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को किसी और व्यक्ति को डिलीवर नहीं करोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए मैं यहां पे कहूं आईजी सर, मैं यहां पे कहूं अस्मित, और मैं यहां पे कहूं यहां पे कौन था, यहां पे जानवी। ठीक है, सुनिए, अब मैंने यहां पे अस्मित को जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था मैंने वो दे दिया। अब अस्मित जब तक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, चलो ठीक है, एंडोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, इतना समझ लीजिए अभी कि आप राइटिंग में लिख देते हो कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट आपको जानवी को देना है करके, आप ऐसा राइटिंग में लिख लो। तो अभी के लिए केवल इतनी अंडरस्टैंडिंग रखिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, और मान लीजिए देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल कॉपी है अस्मित के पास, तो इंडोर्समेंट केवल और केवल इंडोर्स करके, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक पेज के ऊपर लिख के कि पे जानवी करके कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप ये इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर नहीं करते जानवी को, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक कुछ भी नहीं हो सका है, समझना बात को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे चीज के अंदर इनका क्या कहना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस करके, सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट करके कोई मतलब नहीं है, आपको जानवी को इसे डिलीवर करना होगा इंस्ट्रूमेंट को, तब जाके हम लोग कहेंगे कि एंडोर्समेंट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है करके। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो लिखना ही होगा, वो तो है ही है बात, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिलीवर भी करना होगा इंस्ट्रूमेंट को, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पेबल टू ऑर्डर होता है तो वहां पे तब जाके इंडोर्समेंट से रिलेटेड समाप्त होती है। क्या आप बात को समझ गए? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर, है ना। चलिए देखो, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज असेंशियल वेदर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द ऑर्डर या पेबल अफेक्टिंग द नेगोशिएशन करके। सिंपल सी बात है यार, किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन हो यहां पे डिलीवर तो करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। द डिलीवरी मस्ट बी कौन सा, वॉलेंटरी भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू हुम इट इज डिलीवर्ड करके। सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, तो एक पर्पस एक ही होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को देना। जैसे अस्मित के में उसका इंटेंशन होना चाहिए कि ये जो ओनरशिप है इस इंस्ट्रूमेंट की, वो किसे देना, वो जानवी को देना करके। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहां पे क्या, डिलीवरी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो एक्चुअल डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कल अपन एक एग्जांपल भी देखे थे ना, एक्चुअल डिलीवरी मतलब जब अस्मित यहां पे खुद साक्षात यहां पे किसे दे, जानवी को वो हैंड ओवर कर दे चिटोरा, मतलब अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि अस्मित के बैंकर के पास, समझिए अस्मित के बैंकर के पास इंस्ट्रूमेंट है और वो सेम बैंकर जानवी का है, तो पहले वो अस्मित के बिहाफ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा था, अब वो जानवी के बिहाफ में होल्ड करता है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोला जाता है। समझ रहे हैं, मतलब जहां पे आपने एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो गया कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से मूवमेंट हो चुका है करके, है ना। ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाता है। देखिए एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली, मतलब जहां पे अस्मित देवे। और दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट और द एंडोर्समेंट ऑन हिज बिहाफ व्हेन द एंडोर्सर आफ्टर एंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज एन एजेंट ऑफ द एंडोर्सी करके। सिंपल सी बात है, पहले वो एंडोर्सर के बिहाफ में होल्ड करता था, अब वो एंडोर्सी के बिहाफ में होल्ड करता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलते हैं इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का नाम दिया गया है। क्या बोला गया है? इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का नाम दिया गया है।
क्या आप ये बात को समझ गए? सभी के सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए हो? क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, आइए देखिए। Section 46 also lays down that where the instrument is conditionally or for a special purpose only, the property in it does not pass to transferee even though it is endorsed to him unless instrument is negotiated to the holder in due course करके। मतलब क्या, अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए सामने वाले को इंस्ट्रूमेंट दिया है तो जब तक वो पर्पस अचीव नहीं होता है या जब तक बेटा मतलब जब तक होल्डर इन ड्यू कोर्स बीच में नहीं आता तब तक ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स से पूरे पाप को धो सकता है। इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा। चलो चलो चलो, ये नॉर्मल चीज है, काफी सिंपल चीज है, सच है नहीं, यहाँ पे कोई एकदम पढ़ने जैसा कोई भारी चीज नहीं है जहां पे इंस्टीट्यूट बोल दे कि चल समझा करके क्या होता है इसका मतलब, है ना। चलिए आइए, हाँ आपको ये इंडोर्समेंट वाला जब पार्ट आएगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में कई मरतबा पूछा जा सकता है। आइए देखिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखो अच्छा ये आता कितने मार्क के लिए, इसका LLP जितना वेटेज है बेटा, क्या बोले अब आपको। खैर आइए, दुख अलग है इस चीज का, लेकिन सर वहां पे तो आपको चैप्टर को करवाते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे करवा दिया क्योंकि कुछ छोड़ने का नहीं। पहले वो चैप्टर्स को पढ़ लो जिसको एकदम फटाफट निपटाओ यार, इस चीज को, ऐसी वाली चीज नहीं होती क्या दनादन करके निपटा दो, तो इसलिए फास्ट कर लो इस चैप्टर को। और उसके बाद फिर हम लोग जिसमें समय दे रहे हैं, जैसे अपना कंपनीज एक्ट हो गया, उसमें अपन आराम से लेट के आराम से पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए, मतलब एकदम भी आराम नहीं, लेकिन हाँ स्टिल आराम से पढ़ेंगे, ऐसा वाली चीज है। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ू, बोलो मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, मैं सोच रहा था एक पोल लेता हूँ करके कि कंपनीज एक्ट को यूट्यूब पे लिया जाए या प्लस के ऊपर लिया जाए करके, है ना। मैं ऐसा सोच रहा था, मतलब अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अभी भी चाहूँ तो रोक सकता हूँ प्लस पे ना होने से, मतलब यूट्यूब पे करवा सकता हूँ, तो ये वाली चीज है। चलो, मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, मित्रों ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर एकदम जोरदार तरीके से। आ जाइए सुनिए मित्रों, ध्यान देंगे। मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, सुनो दोस्तों, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। क्या the contract on the negotiable instrument until the delivery remains incomplete and revocable, contract of negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable। अब देखो, the delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making या drawing negotiable instrument। तो आपको इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered करके। तो राइट्स ट्रांसफर नहीं होते जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर नहीं करते हो। तो आपको इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, तब जाके यहाँ पे राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या, if a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, the legal representative of deceased person cannot negotiate the same by mere delivery thereof करके। बहुत सही बोला गया, ये MCQ के लिए पूछा जाएगा। देखो क्या, if a person makes endorsement of the instrument but before the same could be delivered to the endorser, deliver मतलब नहीं हुआ अभी तक, endorser died, ठीक है, तो legal representative of deceased person cannot negotiate same by way of the कौन सा, by way of the delivery thereof करके। आप यहाँ पे वो डिलीवर, मतलब देखो अगर एंडोर्सर ने डिलीवर कर दिया होता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट करते थे उसका, लेकिन अगर डिलीवर नहीं हुआ तो वो नेगोशिएट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं आपके साथ कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड एंडोर्सर नहीं कर सकते। क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे अगर मिस्टर ए की बात करूं आपके साथ, मिस्टर ए ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना लिया है, ठीक है, और ये इसे डिलीवर करने वाला है मिस्टर बी को, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, मिस्टर ए बादलों में फना हो गए, मतलब मिस्टर ए नहीं रहे। अब यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए ये नहीं बोल सकते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं देता करके बी को, ऐसा वो नहीं बोल सकते, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। क्या आप बात को समझ गए, बोलो फटाफट, है ना। यस सर, चलिए, है ना, हाँ चलो आओ, देखो मित्रों, ये वाली चीज बोली गई है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट? नहीं, चलो आओ देखो। अब मैं अगर कहूँ आपके साथ डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज करके, कब हम लोग बोलेंगे कि पार्टीज के बीच में जो है डिलीवरी वाली चीज है ना, ये इफेक्टिव मान ली जाती है करके, आखिर कब हम लोग बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिव है या वो इफेक्टिव नहीं है करके। सबसे पहला देखो क्या बोला गया यहाँ पे, नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज, और हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड करके, एज बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन।
delivery to be effectual must be made by the party making, accepting or endorsing instrument or by the person authorized by him in that behalf। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो पार्टीज के बीच में अगर रिलेशन है और वो भी कौन सा, इमीडिएट रिलेशन है, तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना होगा, मस्ट बी मेड। ये आप कैसे करोगे, बाय जस्ट एंडोर्सिंग, या कोई भी उसका अगर अथोराइज पर्सन भी एंडोर्स करता है तो चलता है। लेकिन अगर कोई एनी अदर पर्सन है बेटा, मतलब जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ या कोई और अदर व्यक्ति है, तो यहां पे क्या, इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर द स्पेशल पर्पस ओनली, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि जब चीजों के अंदर देखिए, यहां पे अगर मैं कहूं आपके साथ नो कंडीशंस, ठीक है, तो नो कंडीशन के केस में मैं या मेरा एजेंट आपको ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा बोल दिया गया पहला। मतलब एजेंट मतलब कोई अथॉराइज पर्सन ऐसा बोल रहा है। और दूसरे वाले केस में जहां पे कंडीशनल चीज होती है ना, कंडीशनल चीज का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन के बेसिस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जब तक वो कंडीशन अचीव नहीं होती, तो पहले वो कंडीशन को अचीव करो, उसके बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे। अदरवाइज तो पक्की बात है बेटा, वो डिसऑनर होने वाला है। डिसऑनर का राइट ही अलाइज नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति उसको क्लेम करे करके। क्लेम करने के लिए राइट तो तब आता है ना, जब व्यक्ति अगर उसको ट्रांसफर करे, मतलब व्यक्ति ट्रांसफर करे और वो अनकंडीशनली ट्रांसफर करे, जहां पे कंडीशंस दे के रखे, तो ऐसे केस के अंदर तो पहले कंडीशन को फुलफिल करना होगा, उसके बाद अराइज होती है सिचुएशन कि हाँ वो क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है करके। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपके साथ कि कंडीशनली आपने ट्रांसफर किया है, तो इट इज एज गुड एज नो ट्रांसफर या नो डिलीवरी करके, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर कहूं आपके साथ, अब हम लोग बात करेंगे फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के टुवर्ड्स, जिसका नाम है कौन सा, इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट करके। देखिए सुनिएगा बात को, क्या होता है इंडोर्समेंट का मतलब। आप सभी लोग जानते हो कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार से ना एक क्रेडिट वाले इंस्ट्रूमेंट है, बराबर ना, एक क्रेडिट वाले इंस्ट्रूमेंट है। अब व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट वाले इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब होता है सर कि जब हम लोग पैसा पे नहीं कर सकते, पैसा किसी भी प्रकार से बैंक फॉर्म से, कैश फॉर्म में हम पे नहीं कर सकते, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, सामने वाले व्यक्ति को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो क्या करता है, हमसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लेता है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट वो हमसे ले लेता है जो उसको एक चार्ज देता है, उसके पास पावर जाता है कि एक समय बाद वो मुझसे पैसा क्लेम कर पाएगा। या ऐसा भी हो सकता है वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके कहीं जा सकता है और उसके बदले कैश विड्रॉ कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पे एप्लीकेबल होने वाला है, और वो चीज आप जानते हो कि क्या कितना पैसा वो आपने कैलकुलेट किया है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए होप सो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो देखिए मैं अगर बात करूं ना, क्या कहना चाहता हूं कि मिस्टर ए, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई उधारी लिया, ठीक है, तो मिस्टर ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बी के पास क्या, मैं बी बोलता है कि मुझे सी को पेमेंट देना है, मैं सी को दे देता हूं। सी बोलता है यार मुझे तो डी को पेमेंट देना है, मैं डी को दे देता हूं। डी बोलता है मैं ई को दे देता हूं, और ई अल्टीमेटली जाता है ए के पास पैसे लेने के लिए कि मुझे पे करो करके। समझ रहे बात को, मुझे पे करो। तो ऐसा वो एक अजीब सी चेन चलती रहती है, अजीब सी चेन चलती रहती है जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करते। तो सुनना, बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने शुरुआत में बी को, अरे रे 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 रे, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने शुरुआत में बी को दिया था, बी को दिया था, बी को दिया था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी क्या कर सकता है, सी को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो ये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया होंगी, सुनो बात को, ये जो बी को, सुनो, ये जो बी सी को ट्रांसफर करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी जो प्रक्रिया होंगी उसे क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे, उस चीज को बोला जाता है, बोलो ना, इंडोर्समेंट। क्या बोला जाता है, इंडोर्समेंट। सर ये कैसे किया जाएगा, ये ऐसे किया जाएगा, बताता हूं मैं आपको। जैसे देखो, अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सामने लिखा हुआ है पे मिस्टर बी 10,000 रुपए, ऐसा ए ने लिखा, ठीक है, तो उसके पीछे, अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके पीछे ब्लैंक साइड है, उसके पीछे की मैं साइड बता रहा हूं, आपको नहीं दिख रही है, मैं अभी बतवा रहा हूं, देखिए अब आपको दिख रही होंगी शायद, है ना। उसके पीछे की ये ब्लैंक साइड है, देखो ये ब्लैंक है ना, कुछ लिखा है क्या इसके ऊपर, नहीं लिखा है। तो बी क्या लिखेगा, पे मिस्टर सी 10,000 रुपए, और ये बी यहां पे साइन करेगा। तो मैं अगर कहूं आपके साथ, तो ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ, इस प्रक्रिया, ये जो हुआ ना, भी ये जो भी हुआ, इसे हम लोग कहते हैं इंडोर्समेंट करना। सभी लोग बोलेंगे इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है इंडोर्समेंट करना।
होप सो आपको ये चीज समझ रही हो। मतलब ये इंडोर्समेंट का सिंपल सा मतलब होता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर करते हो, इन राइटिंग ट्रांसफर करते हो और एक डेट के ऊपर, स्पेसिफाइड डेट के ऊपर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे आप लिख लेते हो, उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को सभी लोग बोलेंगे ना, उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को मतलब एंडोर्समेंट की प्रक्रिया बोली जाती है। बोलो कूल है? एकदम कूल है सर। आइए आइए देखिए, आ जाओ, पढ़ेंगे प्यार से, अच्छे से, एकदम जोर से। देखिए, व्हेन द मेकर या होल्डर, मेकर मतलब मिस्टर ए था मेकर और बी कौन था? होल्डर था, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम। क्या किया इसने? साइंस द सेम, साइन किया पीछे। मैंने वहां पे लिखा ना मिस्टर ए ने साइन किया, मिस्टर बी ने साइन किया, तो वो साइन तो करने ही वाले। अदरवाइज देन सच अ मेकर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक, ओ हो, या फेस भी हो सकता है, बैक या फेस, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए, देयर ऑफ, और या स्लिप ऑफ द पेपर को आप चिपका सकते हो, या आप चाहो तो स्टैम्प पेपर अलग से जोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। नोन एज अ एलॉन्ज, फ्रेंच वर्ड बोल के रखा है, अरे मत बोलो यार फ्रेंच वर्ड। मीनिंग द स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू द एंड ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज टू गिव द रूम फॉर द फर्दर एंडोर्समेंट। ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम एंड ही इज नोन एज एंडोर्सर। तो मैं अगर कहूं यहां पे, मैं अगर कहूं मिस्टर बी एंडोर्सर बनेगा, फिर मिस्टर सी एंडोर्सर बनेगा। देखो, जब मिस्टर बी एंडोर्सर बनना है तो सी एंडोर्सी बनेगा, जब सी एंडोर्स करेगा तो एंडोर्सर ये हुआ, ये एंडोर्सी हुआ, फिर जब ये एंडोर्स करेगा तो ऐसे चीज के अंदर ये एंडोर्सर बना, ये एंडोर्सी हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। क्या आप बात को समझे? बोलो मुझे, क्या आप ये बात को समझे? यप आओ। द पर्सन टू whom द इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी। जिस व्यक्ति को आप एंडोर्स कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट, उसे एंडोर्सी बोला जाता है, ठीक है। यप। The endorsement therefore means signature of a person which is naturally made at the back of instrument for the purpose of negotiation, that is the transfer of right to one person. The signature may also be on the face of the instrument, on the face of the instrument. No particular form of the words is necessary for an endorsement. इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसे शब्दों, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए करके, ऐसा कोई बताया नहीं है बेटा। आप चाहे वैसा कर सकते हो एंडोर्समेंट, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बात को समझ गए? सभी लोग बोलो ना, क्या बात को समझ गए? यस सर। आइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। अब कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, अब ये एंडोर्समेंट को इनका क्या कहना है कि चलो पॉइंट वाइज में देखते हैं। बोले मजा आएगा। पहले पैराग्राफ फॉर्म में लिखा, अब बोले पॉइंट वाइज में लिखेंगे, अच्छा लगेगा, बोले थोड़ा कंटेंट बनेगा, थप्पी जमेंगी बोले इसकी, ठीक है। आइए देखिए, where the maker या holder of negotiable signs the instrument otherwise for the purpose of negotiation on the back या face of the slip of the paper annexed to the signs the same for the purpose of stamp paper as completed as a negotiable instrument। सेम है, बोलो सेम है करके, सभी लोग बोलेंगे सेम है करके, सभी लोग बोलो ना। हाँ चलो, उसके बाद ही मेकर होल्डर इज सेट टू एंडोर्स द सेम इज नोन एज एंडोर्सर। और वो क्या है? वो एंडोर्सर है। बिल्कुल सेम, मतलब थोड़ा भी चेंज नहीं किया बेटा, इनको शर्म भी नहीं है, हल्का भी चेंज नहीं किया। वैसे क्या चेंज करेंगे? पहले वाले कंटेंट को पॉइंट वाइज लिख दिया। तो आपको जो पसंद आए ना, आप उसको टिक कीजिएगा और बाकी चीज को काट दीजिएगा, ठीक है। आइए आइए, एग्जाम्पल नंबर 20। एक्स हु इज अ होल्डर writes on the back of the paper pay to Y or order, signs the instrument. In such case, X is deemed to have endorsed the instrument to Y. If X delivers the instrument to Y, X ceases to be the holder and Y becomes the holder करके। सिंपल सी बात है, जो होल्डर है बेटा वो क्या करता है? वही एंडोर्स कर सकते हैं। मतलब ये कोई बोलने की बात नहीं है यार, पर ठीक है, मतलब ये बता रहे, अपन पढ़ रहे, अच्छी बात है, अच्छा है, आनंद आ रहा है, और क्या है ना। चलो, क्या आगे बढ़े? बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? पानी पी लेता हूं मैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो क्या बोला जा रहा है। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इन फुल और या एंडोर्सी, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या होता है, या इन फुल का मतलब क्या होता है, या एंडोर्सी का मतलब क्या होता है। वैसे तो अभी अपन लोग काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट पढ़ेंगे ना, तो अपने को सारी चीजें आने वाली है। तो चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ अभी कि क्या होता है इन ब्लैंक का मतलब और क्या होता है इन फुल का मतलब। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, आओ सुनो 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 मित्रमा। देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे देना है
कितने पैसे देना है, 1 लाख रुपए देना है, बोलेंगे कितने देना है, 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, चलो एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे ए बी नहीं लेता हूं, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं, तो ज्यादा बेटर होगा, आप ऐसा फील कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, देखो प्रीति ने पैसे देना है किसको, वंशिका को पैसे देना है, बराबर। हाँ, लस्सी बॉय की डिमांड थी वंशिका का नाम लिया जाए, है ना। वंशिका अगर इसका हे डियर करके मैसेज वैसेज आया ना बेटा, रिप्लाई मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, आइए सुनिए बात को, मैं अगर कहूँ आपके साथ, तो ये प्रीति ने 1 लाख रुपए देना है बेटा किसको, वंशिका को 1 लाख रुपए देना है। अब ये प्रीति क्या करती है, सुनिए बात को, ये प्रीति है ना, सुनो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, समझना बात को। ठीक है, और उसमें क्या लिखती है, पे डैश, है ना, पे डैश, पे टू डैश करके, और यहां पे प्रीति की साइन, प्रीति की साइन, और दे देती है किसे, और दे देती है यहां पे वंशिका को। ठीक है, वंशिका को लगता है तो वो यहां पे लस्सी बॉय को ट्रांसफर कर सकती है, लस्सी बॉय को लगता है वो अस्मित को ट्रांसफर कर सकती है, और ये खेल चलते रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एंड और सी, ओ हो एंड और सी, एंड और सी, सुनो, की डिटेल्स ब्लैंक होती है। क्या होती है, बोलो जल्दी से, ब्लैंक होती है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे एंड और सी की डिटेल्स ब्लैंक होती है, उस चीज को बोला जाता है ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। मतलब प्रीति ने बनाया, मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रीति ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन यहां पे एंड और सी की डिटेल्स नहीं डाली, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? यस सर, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम, मतलब प्रीति ने साइन किया, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी इन ब्लैंक, एंड इफ ही एड्स डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू या ऑर्डर देयर ऑफ, तो वहां पे हम लोग कहते हैं इन फुल करके। मतलब जब इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा, सामने वाले एंडोर्सी का नाम होगा, साइन होगा, सब कुछ होगा, तो ऐसे केस में उसको फुल बोला जाता है। मतलब यहां पे देखो ये ब्लैंक हुआ, और मैं सेम चीज अगर बात करूं मैं आप लोगों के साथ, तो देखिए यहां पे लिखा होता कि पे वंशिका 10,000 10,000 1 लाख जितना भी है, पे 1 लाख टू, ठीक है, नाम ये ब्लैंक है, पे 1 लाख टू वंशिका, तो इसे बोला जाता है फुल एंडोर्समेंट, फुल, इसे बोला जाता है फुल। मतलब जहां पे आप पूरे चीजों को लिख लेते हो, सारी चीजों को आप लिख लेते हो ना, उसको फुल एंडोर्समेंट बोला जाता है। क्या आप बात को समझे? यस, आओ देखो क्या, the provisions of this act relating to the pay shall apply with the necessary modification with an endorsee। एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक या जनरल, नो एंडोर्सी इज स्पेसिफाइड इन द एंडोर्समेंट इन अ ब्लैंक, इट कंटेन्स ओनली द बेयर सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर, अ बिल सो एंडोर्स्ड बिकम्स पेएबल टू द बेयरर करके, बिकम्स पेएबल टू द, सभी लोग बोलेंगे बिकम्स पेएबल टू द बेयरर। स्पेसिफाई, जैसे देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मतलब जो भी एज लॉन्ग एज ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही लगता है ना बेटा, जहाँ पे नाम तो दिया नहीं होता है, जहाँ पे नाम तो दिया ही नहीं है ना, बस पे लिखा है, पे 1 लाख रुपए, अब किसको देना है ये तो पता नहीं है, तो ऐसे चीज के अंदर इसे हम लोग बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही क्या करते हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप बात को समझे? यस, आ जाइए। कुछ तो भी वीडियो अटक गया है, थोड़ा चटक गया है, लैग आ गया है, अब मैं ठीक हो गया, चलिए अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, ठीक है, आइए। हाँ चलो, ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। आ जाओ दोस्तों, मित्रों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखेंगे कौन से चीज के रिगार्डिंग, वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखिए, मैं अगर कहूं सबसे पहला इन ब्लैंक को पढ़ लिया है अपन लोगों ने, इन ब्लैंक का मतलब क्या होता है, इन फुल का मतलब क्या होता है, इस चीज को पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। Where the endorser just puts his signature without specifying the endorsee, आप एंडोर्सी का नाम नहीं लेते हो बेटा, वहां पे आप एंडोर्सी का नाम नहीं डाल रहे हो, समझ रहे बात को, तो ऐसे चीज के अंदर इसे ब्लैंक बोला जाता है। इसका इफेक्ट यही होता है कि एक प्रकार से बेयरर है, समझना बात को, एक प्रकार से ये बेयरर है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब देखो एंडोर्समेंट इन फुल का क्या मतलब है, आइए
वेयर अलोंग विद द एंडोर्सर सिग्नेचर। मतलब क्या कि एंडोर्सर मिस्टर ए के सिग्नेचर, या अपने केस में अगर मैं बात करूं तो किसके सिग्नेचर बेटा, प्रीति के सिग्नेचर है ही है। द नेम ऑफ द एंडोर्सी इज स्पेसिफाइड, उसके साथ साथ आपने नाम लिखा है वंशिका का, है ना। तो एंडोर्समेंट इज नोन एज एंडोर्समेंट इन फुल। दिस इज लाइक पे एक्स और ऑर्डर इज साइंड बाय ए द पे, इट कॉन्स्टिट्यूट एन एंडोर्समेंट इन द फुल करके। मतलब जहां पे आप पूरी पूरी चीजें को लिख के रख लेते हो ना, जहां पे आप सारी सारी चीजों को लिख के रख लेते हो, उसको हम लोग एंडोर्समेंट इन फुल का नाम देते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। क्या आप बात को समझ गए? बोलो फटाफट फटाफट मुझे। यस सर, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले पॉइंट से रिगार्डिंग, जो है कौन सा, पार्शियल एंडोर्समेंट के रिगार्डिंग में बात करूंगा आपके साथ। आ जाओ, देखो सुनो बात को, देखिए बात करेंगे किन दोनों की, यही दोनों की बात करें, नहीं किसी और की बात करेंगे। अभी रूपाली को लाएंगे और संभव को लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रूपाली ने संभव को कितने पैसे देना है, 20,000 रुपए देना है, ठीक है। कितने देना है, 20,000 रुपए। रूपाली के पास ऑलरेडी क्या है बेटा, रूपाली के पास ऑलरेडी यहाँ पे ना एक बिल ऑफ या एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज आके पड़ा है, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसमें अमाउंट कितना है, 30,000 का अमाउंट है, 30,000 का अमाउंट है। अब रूपाली इसको है ना एंडोर्स करना चाहती है, समझिए बात को, इसको एंडोर्स करना चाहती है संभव को। तो रूपाली पीछे क्या लिखती है, पे 20,000 टू संभव और ऑर्डर। जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब क्या रूपाली ऐसा कर सकती है? आप लॉजिकली सोचना पहले, क्या रूपाली ऐसा कर सकती है? क्या मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या रूपाली यहां पे ऐसा बोल सकती है पे 20,000 टू संभव या ऑर्डर करके? ऐसा क्या बोल सकती है क्या? रूपाली ऐसा नहीं बोल सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कल चल के संभव को लगा संभव 8,000 रुपए का बेटा आगे फॉरवर्ड करे। मतलब आप ये सोच के देखिए, मान लीजिए ये बिल अगर बनाया होगा प्रीति ने, तो प्रीति बोल रही है 10,000 कभी रूपाली मांगती, 8,000 कभी असंभव मांगता, 10,000 कभी संभव मांगता। समझिए बात को, वो तो परेशान हो जाएंगे पैसे देते देते। तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पार्शियल, ये अगर आप करना चाहते हो पार्शियल एंडोर्समेंट, तो वो नहीं चलेगा। एंडोर्समेंट हो तो फुल हो, नहीं तो ये पार्शियल आधा अधूरा नहीं। एक तो हाँ कर, नहीं तो ना कर, ये एज अ फ्रेंड क्या है करके, समझ रहे बात को। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके साथ, एक तो ट्रांसफर करना है तो पूरा 20,000 कर, है ना, पूरा 30,000 कर, या कुछ भी मत कर। ये क्या है, 20,000 करके, इस चीज का ध्यान रखिए। ये 20,000 नहीं जमता, ये 20,000 नहीं जमता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब पार्शियल जो होता है एंडोर्समेंट, वो इट इज इनवैलिड अंडर द लॉ। क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज इनवैलिड अंडर द लॉ, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एन एंडोर्समेंट विच परपर्ट्स का मतलब होता है जो बताता है टू ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ अ अमाउंट, केवल और केवल कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। इट इज नोन एज अ पार्शियल एंडोर्समेंट। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग पार्शियल एंडोर्समेंट कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज पर द सेक्शन 56 सच एन एंडोर्समेंट इज इनवैलिड अंडर द लॉ करके, ऐसे एंडोर्समेंट क्या होते हैं, ये इनवैलिड होते हैं अंडर द लॉ। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इनवैलिड होते हैं अंडर द लॉ। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। देखिए आइए, एग्जाम्पल नंबर 23, A is a holder of a bill for 10,000 रुपए, A endorses it, thus पे बी और ऑर्डर 5,000 रुपए। तो ये पार्शियल एंडोर्समेंट हुआ और ये इनवैलिड होता है, ये इनवैलिड होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आओ, अब देखो क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन वाला पार्ट है। क्या स्टेट्स दैट, अगर ये जो बिल है, अगर ये पे इन पार्ट हो चुका है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए का बिल है और यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने 10,000 रुपए सामने वाले से ले चुके हैं। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है, पॉसिबल हो, कुछ भी हो सकता है पार्टीज के बीच में। तो अब इसके ऊपर पेबल कितना बचा, 10,000 ही बचा, जबकि भले वो बिल अमाउंट 20 का दिख रहा होगा, लेकिन अपने को पता है कि वो पेबल तो 10,000 का ही बचा हुआ है। तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से। ऐसी चीज के अंदर ये बोला जाता है कि ये 10,000 रुपए क्या आ जाएगा बेटा, ये 10,000 रुपए पेबल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 क्या हो जाएगा, ये 10,000 रुपए पेबल बन जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए? मतलब ये पार्शियल अलॉटमेंट यहाँ पे चलता है, पार्शियल अलॉटमेंट यहाँ पे चलता है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। आओ, क्या हो रहा है यार, ये लैग क्यों आ रहा है ऐसा? मैं नहीं जानता क्यों ऐसा लैग आ रहा है। मैंने भी स्टॉप करके फिर से स्टार्ट स्ट्रीम किया और लेट्स सी, लेट्स चेक।
लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक, माइक चेक, माइक चेक, लेट्स चेक। आओ चलो, आओ आओ आओ, ध्यान दो। राउटर रूफ पे लगाया करो। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? यस सर, आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए आइए, गाना मत गाना बोल रहे हैं। अरे यार तुम यार मुझे रोक रहे हो। मैं भी आज इंडियन आइडल में जा सकता था लेकिन तुमने मुझे रोका, है ना। चलिए आइए, आओ मैं अगर बात करूं आपके साथ, आइए देखिए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जहां पे आप एंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? जहां पे आप, सुनो ना बात को ध्यान दीजिए, जहां पे आप एंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सर एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह दूंगे, तब तक नहीं समझता है सर हमको। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, अभी सुनना, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, ए ने बी को पे करना है 5 लाख रुपए, बराबर 5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। अब वो क्या डालता है प्रॉमिसरी नोट पे 5 लाख टू बी ओनली। समझना बात को, क्या लिखा उसने? टू बी ओनली। एक मिनट रुको, क्या लिखा उसने? टू बी ओनली। एक मिनट रुको, क्या लिखा उसने? पी बी ओनली हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे हमने क्या कर दिया, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फर्दर नेगोशिएट करने से। पे होगा तो केवल और केवल बी को होगा, उसके अलावा किसी, मतलब ये जो और ऑर्डर है ना, ये और ऑर्डर है, ये और ऑर्डर को काटते हुए अपन ने किसका नाम लिखा? ओनली। मतलब किसका नाम इन द सेंस कि अपन ने ओनली शब्द लिखा। तो ऐसे चीज के अंदर ये केवल और केवल पेमेंट जो किया जाएगा वो बी को ही किया जाएगा, उसके अलावा कोई और पेमेंट होने वाला है क्या? उसके अलावा कोई और पेमेंट नहीं होने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये वाली बात बन जाती है कि ये रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है। क्या है ये? रिस्ट्रिक्टिव नेचर का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे, देन एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव व्हेन द एंडोर्सर व्हाइल मेकिंग रिस्ट्रिक्ट्स और एक्सक्लूड्स द राइट ऑफ एंडोर्सी टू फर्दर ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट और कॉन्स्टिट्यूट्स द एंडोर्सी एज एन एंडोर्स इंस्ट्रूमेंट और टू रिसीव द कंटेंट ऑफ द एंडोर्सर फॉर सम अदर स्पेसिफाइड पर्सन। An endorsement is restrictive when it prohibits or restricts the further negotiability of an instrument. It merely entitles the holder of instrument to receive the amount on the instrument for the specified purpose करके। मतलब क्या कि हमने यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम यहाँ पे फर्दर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। केवल और केवल उतना जितना पार्ट है ना, केवल और केवल उतना जितना पार्ट है, मतलब जितना एक बार मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक बार मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, बस उतना कर सकता हूँ। उसके अलावा वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब सर अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक पर्सन को कर रहे हैं, उसके अलावा वो फर्दर किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है क्या? हाँ चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल एंडोर्समेंट से रिगार्डिंग बात करेंगे। सर ये कंडीशनल एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? मतलब अलग अलग चीजें कोई ना कोई कंडीशंस के थ्रू ये एंडोर्समेंट किया जा रहा है। मतलब जब हम लोग एंडोर्स कर रहे हैं ना, तो कोई कंडीशन को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, कोई कंडीशन के बारे में हम लोग लिख के रख देते हैं, तो वो कंडीशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एंडोर्समेंट अभी हमारा वर्क करने वाला है। देखेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 गिव्स पावर टू द एंडोर्सर टू इंसर्ट द एंडोर्समेंट बाय एक्सप्रेस वर्ड्स या स्टिपुलेशन नेगेटिंग, मतलब एक्सक्लूडिंग और लिमिटिंग हिज ओन लायबिलिटी टू द होल्डर, मेकिंग सच लायबिलिटी और द राइट ऑफ द एंडोर्सर टू रिसीव द अमाउंट देयरऑन फॉर द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट विल नेवर हैपन। मतलब क्या कि यहाँ पे बेसिकली अपन ने कोई ना कोई कंडीशंस डाल के रखे कि ये इवेंट हो गया तो उसके बाद ये चीज पेबल बन जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो शिप आ गई तो ये कंडीशंस, मतलब ये वाली जो कंडीशंस है वो नेगोशिएट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्टर हूं बेटा और मैं एक्सपोर्टर को बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं, तो मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डाल सकता हूं जब तक शिप नहीं आती या जब तक गुड्स मेरे फैक्ट्री में नहीं पहुंच जाते तब तक ये वाली चीजें ना एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, या तब तक ये वाली मतलब मैं ऐसा कंडीशन डाल सकता हूं। आर यू गेटिंग? मैं ऐसा कंडीशन डाल सकता हूं, मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये कंडीशंस को उसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूं क्या? यस, मैं वो कंडीशंस को इंक्लूड कर सकता हूं। अब देखिए अलग अलग प्रकार के कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट से, आइए इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ तो वो है सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। कौन सा है? सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके। देखिए
मैं अगर बात करूं आपके साथ तो अस्मित ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया था किसको, अस्मित ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया था श्रेया को, और श्रेया ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करती है किसको, समझिएगा बात को, इसे ट्रांसफर करती है किसे, किसे, पूजा को करती है। तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो श्रेया जब ट्रांसफर कर रही है ना तो वो पूरा डालती है पे टू श्रेया 10,000 वगैरह करके ये सब चीजें, और साइड में लिख देती है सैंस रिकोर्स। अब सैंस रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि कल चल के जब पूजा अगर जाती है अस्मित के पास और अस्मित मना कर देता है कि जा पेमेंट नहीं देता हूं करके, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नॉर्मल कोई एंडोर्सी होता ना तो वो उसके पूरे प्रायर पार्टीज के ऊपर क्लेम ठोक सकता है, लेकिन सैंस रिकोर्स हुआ तो ऐसे चीजों के अंदर पूजा यहां पे श्रेया के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती, उसे डायरेक्ट क्लेम करना होगा किसके ऊपर, अस्मित के ऊपर क्लेम करना होगा। मतलब यहां पे सीसी लायबल नहीं होने वाली है, यहां पे अस्मित और पूजा का झगड़ा चलते रहेगा, बाकी सीसी का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने क्या कर दिया, कंडीशन डाल दिया था कि कल चल के ब्रीच हुआ तो मेरे पास मत आना करके, मेरे पास 100 धंधे हैं, मेरे पास नहीं आना करके, ऐसा बोल के रखा है। किसने, बोलिए जल्दी से मुझे, किसने बोल के रखा है, श्रेया ने बोल के रखा है। तो इस चीज को बोला जाता है सैंस रिकोर्स, सभी लोग बोलेंगे क्या बोला जाता है, सैंस रिकोर्स करके ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। आइए, बाय एक्सक्लूडिंग हिज लायबिलिटी, देखो एग्जाम्पल, होल्डर ऑफ अ बिल में एंडोर्स इट दस, पे ए और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी, और पे ए ऑर्डर सैंस रिकोर्स, और पे ऑर्डर ऑफ हिज ओन रिस्क। तो इन दिस केसेस होल्डर डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी ऑन द बिल एज एन एंडोर्सर करके, मतलब जो होल्डर ऑफ द बिल था, मतलब जो सीसी होल्डर थी बेटा, वो क्या यहाँ पे एंडोर्सर की जो लायबिलिटी आती है उसके ऊपर यहाँ पे आने वाली है क्या, नहीं आने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द कंटीजेंसी, तो यहाँ पे आपने क्या करके रखा, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, और ये इवेंट का होना सर्टेन भी हो सकता है, ये इवेंट का होना अनसर्टेन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। उस चीज के रिगार्डिंग ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखो, बाय मेकिंग हिज लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट व्हिच मे नेवर हैपन, इन सच केस द लायबिलिटी ऑफ होल्डर एज एन एंडोर्सर अराइजेस ओनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड इज एक्सटिंग्विश्ड इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल और द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। सीधी सी बात है यार, मैंने कहा था कि शिप आएंगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब शिप अगर टाइटैनिक हो जाती है तो मैं यहाँ पे खत्म, मतलब मैं यहाँ पे खत्म इन द सेंस कि मेरी लायबिलिटी खत्म, और अगर शिप आ जाती है तो मेरी लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएंगी। मतलब ये कोई ऐसे सोचने की बात नहीं है, सच अपन ने पढ़ा है कंडीशनल या अपन ने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, बस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी तरीके से डाल दिया कि मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं 10,000 रुपए का, जो पेबल हो जाएगा जब शिप आएंगी। अगर शिप आ गई तो मुझे आपको पेमेंट देना होगा, शिप नहीं आई तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मतलब ये जो वॉइड हो जाएगा, वॉइड नल वॉइड हो जाएंगे बेटा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो नल वॉइड हो जाता है। क्या बात को समझे सभी लोग, बोलो मुझे क्या आप इस बात को समझे, क्या आप इस चर्चा को समझे। यस सर, आइए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन सा, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी ना किसी एक्सप्रेस तरीके से हम लोग कोई ना कोई राइट को अबंडन करते हैं, मतलब जो एंडोर्सर होता है वो अपने राइट को अबंडन करता है या अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है ना। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, होल्डर में वेव द प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और डिसऑनर और नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय द होल्डर करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैं अपने राइट को बोलूं कि देखो, मतलब कि कल चल के मेरे ऊपर क्लेम भी आया ना तो मैं तुम्हारे तरफ नहीं आऊंगा, चिंता मत करना। ऐसा होल्डर बोलता है किसको, दूसरे वाले व्यक्ति को। मतलब यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि मान लीजिए नोटिस ऑफ डिसऑनर वगैरह हुआ ना तो होल्डर को भी देना पड़ेगा, जिससे अपने एंडोर्सर को, क्योंकि कभी ना कभी तो वो भी एंडोर्सी बना होगा, है ना, समझिए बात को। तो वो अपने एंडोर्सर को वो ये राइट को मना कर देता है, ठीक है मैं ये राइट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा करके। तो फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, अपने कोई ना कोई अधिकार को कम करना, या इन शॉर्ट कहूं तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करना। मतलब कल चल के मेरी आगे वाली पार्टीज क्लेम करेंगी तो मैं तो पुराने वालों से क्लेम नहीं कर पाऊंगा और उल्टा मुझे ये पेबल बन जाएगा इन पार्टीज को। इस चीज का ध्यान रखिए। मतलब सिंपल सी बात ये हो रही है, मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बस ये वाली बात। अब सैंस फ्रेसिस एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, द एंडोर्सर डज नॉट वांट द एंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इट इज सैंस फ्रेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट और मैंने सैंस फ्रेसिस
एक्सपेंसेस लिख दिया। तो अब कल चल के अगर मान लीजिए डिसऑनर होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो व्यक्ति है, जो होल्डर है, वो गया होगा बेटा पैसा लेने के लिए ओरिजिनल वाले पर्सन से, तो ऐसे चीज के अंदर उसे जो भी कॉस्ट होती है ना वो रिकवर कर सकता है अगर कल चल के बाउंस हो गया या मतलब कल चल के डिसऑनर हो गया इंस्ट्रूमेंट, तो है ना। तो मैं सैंस फ्रेसेस डाल दूं तो मैं कह सकता हूं अरे भैया मेरे ऊपर ये सब लाइबिलिटी नहीं रहने वाली है, जो भी तुमको करना है तुम आपस में निपटाओ, मेरे तक मत आने देना बात को, मेरे तक इस बात को मत आने देना करके, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर, काफी सिंपल है, मुझे तो काफी सिंपल लग रहा है, मतलब इतना हार्ड नहीं लग रहा है। सैंस फ्रेसेस यहाँ पे एक्सपेंसेस से रिलेटिंग बात हुई है ना, यहाँ पे अपने ऊपर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये कंटिंजेंट की तरह लग रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। और ये अगर मैं बात करूं आपके साथ तो नॉन एक्सेप्टेंस की रिस्क को आप खत्म करवा, नॉन एक्सेप्टेंस के रिस्क को आप खत्म कर, ठीक है। बोलो मुझे, क्या आपको ये सारी की सारी चीजें समझ गई? सभी लोग बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये सारी की सारी चीजें समझी? सिंपल है, काफी सिंपल चल रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आइए, क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग? अच्छा, असेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट पढ़ेंगे पहले, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सी चीज को? ये वाली चीज को, कन्वर्जन से रिलेटेड। अच्छा, ये आपको पहले भी कन्वर्जन पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो यार, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू द एंडोर्समेंट इन फुल करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ पे है ना मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया, किसको? बी को, जहां पे उसने लिखा है पे 1,02,000, पे 1,02,000 ब्लैंक करके छोड़ दिया। अब मिस्टर बी जब इसे सी को ट्रांसफर कर रहा है तो मिस्टर बी क्या ऐसे लिख सकता है पे 1,00,000 टू मिस्टर सी ओनली करके? क्या ऐसा लिख सकता है? मतलब क्या वो उसको ओनली बोलो या पे मिस्टर सी और ऑर्डर, या ऐसा भी लिख सकता है और ऑर्डर करके? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ब्लैंक का फुल में मिस्टर बी कन्वर्ट करा सकता है क्या? हाँ, मिस्टर बी कर सकता है। बस उस चीज को बोला जाता है कन्वर्जन, कि पहले कोई इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक था, ब्लैक नहीं ब्लैंक था, और अब उसने क्या कर दिया? अब उसने कन्वर्ट कर दिया है करके, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझ गए? आइए मैं आपको रीड करवाता हूं, देखिए यहां पे The holder of negotiable instrument endorsed in a blank में क्या कर सकता है? Without signing in his own name, by writing above endorser signature, direction to pay any other person as an endorsee, convert then instrument in a blank into a endorsement of full, and the holder does not hereby incur responsibility of endorser करके। बिल्कुल बिल्कुल करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सुनना, बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरी बी की लाइबिलिटी एलिमिनेट हो जाएंगी। सुनो ना, देखो ऐसा ही होगा ना, पे टू मिस्टर सी है ना, और यहाँ पे किसका साइन है? मिस्टर ए का साइन है। उससे पहले तो वो बेयरर ही था ना, अरे उससे पहले तो वो बेयरर था। अब जैसे ही नाम डाल दिया तो यहाँ पे लाइबिलिटी सिस्टम, मिस्टर बी बोलेगा मैं तो किस्से में से समाप्त हो गया करके, मैं तो इस मतलब कल चल के कुछ भी हुआ तो भैया मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। सी जाने और ए जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आइए देखो, according to section 55, if the negotiable instrument after has been endorsed in blank is endorsed in full, the amount of it cannot be claimed from the endorser in full except by the person to whom it has been endorsed in full or by the one who derives it through such person करके। मतलब क्या बोला गया है, समझना बात को, कि उस व्यक्ति से आप क्लेम अब नहीं कर सकते, समझ रहे बात को, आप उस व्यक्ति से क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये इन फुल, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये इन फुल ट्रांसफर, और बी अगर इसको डी को ट्रांसफर करता है अब, और वो भी फुल में ट्रांसफर करता है, तो सी की लाइबिलिटी है लेकिन बी की लाइबिलिटी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सी की लाइबिलिटी आने वाली है ना बेटा, अगर वो डी को भी कल चल के ट्रांसफर करता है तो ऐसे केस में इसकी लाइबिलिटी है लेकिन इसकी नहीं आने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, समझे? हाँ आओ एग्जाम्पल पढ़िएगा एक बार, एग्जाम्पल के मजे लीजिए, एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिए फटाफट। ए कौन है? ए इज द पेई होल्डर ऑफ अ बिल, जो होल्डर है, सीधी सी बात है, जिसको पैसा लेना है। ए ने इसको एंडोर्स इट इन अ ब्लैंक एंड डिलीवर्स इट टू द बी। ए ने इसको किसे दिया? ए ने इसको बी को दिया, और कैसा दिया? ब्लैंक दिया, बहुत बढ़िया। बी ने इसको एंडोर्स किया सी को, मतलब फुल में, और वो भी कैसे किया? फुल में किया, बहुत बढ़िया। अब देखो, सी विदाउट एंडोर्समेंट ट्रांसफर्स द बिल टू डी। सी ने केवल बी डी को दिया लेकिन एंडोर्स नहीं किया अभी तक, विदाउट एंडोर्समेंट है, मतलब उसके पीछे नाम वाम नहीं लिखा।
डी एज अ बेयरर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट और स्यू द ड्रॉवर एक्सेप्टर और ए, ठीक है, ड्रॉवर एक्सेप्टर और ए who endorsed the bill in blank but he cannot sue B और C, और ये B और C को sue नहीं कर सकता है ना, B और C को, अरे सीधी सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे एंडोर्स ही नहीं किया। अब जब एंडोर्स ही नहीं किया तो वैलिड एंडोर्समेंट नहीं माना जाएगा, तो C के ऊपर तो जा नहीं सकता। हम तो ऐसा भी बोल सकते चोरी किया, अरे है ना, समझ रहे, तो वो किसके A के ऊपर जा सकता है। लेकिन अब देखो C कैन sue द B, C चाहे तो B के ऊपर केस कर सकता है क्या, एज ही रिसीव द बिल इन फॉर्म ऑफ एंडोर्समेंट, उसको एंडोर्समेंट के थ्रू मिला, ठीक है। इफ हाउएवर C इंस्टेड ऑफ पासिंग bill to D without endorsement passes it by the regular endorsement, D can claim damages against the all the prior parties करके। मतलब अगर ये रेगुलर होता ना तो बस फिर सबको लपेटे में लेते बेटा, लेकिन अगर रेगुलर नहीं है तो यहां पे ये व्यक्ति बच जाता है, मतलब B वाला व्यक्ति बच जाता है। वो A जाने, C जाने और D जाने, मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे, ऐसी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। आइए, मतलब वो खुद को, सीधी सी बात है, वो खुद को बचा लेता है और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखो 10, if the endorsement in blank is followed by an endorsement in full, the instrument still remains payable to the bearer and the negotiable by delivery against all the prior parties to the endorser in full करके, endorser in full लेके ना, हाँ, although the endorser in full is only liable to the holder who made the direct title through endorsement and the person deriving title through such holder करके। सिंपल सी बात इतनी है बेटा, यहाँ पे ये पूरे सिनेरियो के अंदर एक चीज समझ लो बस आप, और वो क्या है कि एक जो व्यक्ति है ना, अगर उसने पार्शियल से, मतलब अगर मैं बात करूं ब्लैंक से फुल में कन्वर्ट करवा लिया एक बार इंस्ट्रूमेंट को, तो समझ जाना बात को। अब वो जो ब्लैंक वाला था तब तक तो बेयरर चल रहा था ना। जैसे देखो यार, अगर मैं बात करूं आपके साथ A B C और D, है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे ब्लैंक ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे बेटा नाम देके ट्रांसफर हुआ, ठीक है, नेम यहाँ पे लिख दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा कि देखो ये व्यक्ति के पास तो क्या प्रायर पार्टीज का अधिकार आने वाला है, लेकिन जो एंडोर्समेंट, मान लो अब इसने एंडोर्समेंट इन फुल किया फिर से आगे, तो ये पार्टीज को इसके ऊपर ही अधिकार है, और बाकी से तो वो कॉस्ट ले सकता है, लेकिन बाकियों से वो एज सच बाकी चीजें, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं उसका लेना देना होगा A से और D से करके, बीच की 3 चीजें गायब हो जाएंगी, क्योंकि उसका तो कोई नाम ही नहीं आया ना, उनका तो कोई नाम नहीं आया, ऐसा मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती। सो आप सभी लोगों को सेशन एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, जब आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सारी चीजें मिल जाती है। सेम गोज विद द आइकॉनिक। इसके अलावा आपको आइकॉनिक के अंदर मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और पूरे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है IG सर इस कोड के प्रयोग करने पर, राइट। अभी जैसे हो सकता है 5% आपको डिस्काउंट मिले, कभी 20% डिस्काउंट चलता है तो वो मिलता है 10%, अगर जो भी लेटेस्ट ऑफर होता है वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है ऑन यूजिंग द कोड IG सर, राइट। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।